तो एनिमे की शुरुआत में ही हमें काफी सुंदर फ्यूचरिस्टिक शहर दिखाया जाता है, जहाँ तभी हमें गुलाबी बाल वाली लड़की को भागते हुए देखते हैं। लेकिन उसकी घबराहट बता रही थी कि कोई उसके पीछे पड़ा है जो कि उसको मारना चाहता है। तभी लोग उससे कांटेक्ट करते हुए कहते हैं कि क्या तुम्हें चाबी मिल गई। दोस्तों जैसी वो उस चीज का जवाब हाँ में देती है कि तभी उसके सामने एक रोबोट आता है। वो आती इस पर नॉन स्टॉप फायरिंग शुरू कर देता है, जिस वजह से उसके पैरों में चोट लग जाती है। तभी वो घबराहट के कारण अपनी इनविजिबिलिटी वाली पावर्स का इस्तेमाल करती है, जहाँ वो एक निंजा की तरह छुप करके बचते बचाते हुए बाहर निकल चुकी थी। एग्जिट की ओर आते ही उसको एक छोटा रोबोट मिलता है जो कि पालतू पप्पी की तरह उसका इंतजार कर रहा था। जैसे ही उसमें चाबी डाल के निकलने वाली थी कि तभी एक रोबोट उस पर अटैक करता है और उस रोबोट को रोकने के लिए अचानक से ही दूसरा रोबोट आ चुका था। उसको पता चल चुका था कि ये रोबोट इसकी साइड है, तो वो मौका मिलते ही आगे भागने की कोशिश करती है। तभी ये रोबोट इसमें मिसाइल छोड़ता है, जिस वजह से सीधा ब्रिज से नीचे गिरती है। सीन कट होता है और हम लोग अपने प्रोटैगनिस्ट शूमा को देखते हैं जो कि ट्रेन से अपने स्कूल जाता है। वहाँ इसकी बेस्ट फ्रेंड भी इसे मिलने आती है। तभी शूमा चारों तरफ मिलिट्री सोल्जर्स को देखता है। उसकी दोस्त बताती है कि कल रात एक टेरर अटैक हुआ था, जिस वजह से लोग यहाँ पर हैं। उसके बाद शूमा अपने हाई स्कूल पहुंच जाता है और फिर वो बताता है कि आज से 10 साल पहले एक वायरस ने पूरे जापान पे कब्जा कर लिया। वायरस ने जापान की हालत ऐसी कर दी कि दुनिया भर के देशों से जापान को मदद मांगनी पड़ी। खैर स्कूल के बाद शूमा एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया के डरावने घर में जाता है, जहाँ तभी उसके गुलाबो बालों वाली लड़की मिलती है। और जैसी वो उसको देखती है ये घबरा जाती है और इसका रोबोट डायरेक्ट अपने भाई पर अटैक कर देता है। उसके जमीन पे गिरते ही लड़की घबराते हुए छुपने की कोशिश करती है, लेकिन उसके पेट की गुड़गुड़ाहट शू को सुनाई दे जाती है। तो वो एक अच्छे बच्चे की तरह अपना लंच उसको ऑफर करता है और तभी उसको देखकर सोचता है कि यार मैंने इसको कहीं ना कहीं देखा हुआ है। और तभी हमें पता लगता है कि जापान की फेमस बैंड की फेमस सिंगर एनआरई है। वो उसके सामने क्यूट बनने के लिए अपनी कैट स्क्रैरल टेक्निक्स को दिखाती है और कहती है कि क्या तुम मेरे रोबोट को शहर के बीचों बीच ले जाओगे। लेकिन तभी दरवाजा तोड़ते हुए 3-4 सोल्जर्स आते हैं। एनआरई उनको देख के भागने की कोशिश करती है, लेकिन बेचारी कुछ नहीं कर पाती। वो लोग उसको पकड़ते ही वही बेहोश करते हैं। शूमा उनको रोकने की कोशिश करता है तो उसमें एक हेड कहता है कि ये लड़के हमें रोकने की कोशिश मत करो, ये एक टेररिस्ट है। उनके हाथों की गन देखकर अपना भाई घबरा के पीछे हो जाता है। वो लोग एनआरई को लेकर चले जाते हैं कि तभी एनआरई का रोबोट अपने प्रोटैगनिस्ट को दिखाता है कि उसको कौन सी जगह जाना है और एनआरई को बचाने के लिए वो उस रोबोट को लेकर वहाँ चला जाता है। वहीं इधर पुलिस वाले एनआरई से पूछताछ करते हुए कहते हैं कि तुम्हारी चाबी कहाँ पर है। वो उनको बताती नहीं है, तो वो लोग बड़े ड्रोन्स को अपने प्रोटैगनिस्ट की ओर भेजते हैं। इधर अपना भाई रोबोट के कहने पर एक वीरान सुनसान जगह पहुंच चुका था कि तभी वहाँ पे उनको 3-4 गुंडे बदमाश दिखते हैं। वो लोग उससे रोबोट लेना चाहते थे, तो अपना भाई मना कर देता है, जिसे देख करके ये लोग अपने भाई को बहुत पीटते हैं। वो लोग उसको खत्म करने वाले थे कि तभी एक सुनहरे बालों वाला गाय नाम का लड़का यहाँ आ जाता है। वो और उसके साथ आई हुई लड़की फिर तभी 10 सेकंड के अंदर सारे गुंडे बदमाश को पीट देते हैं। लड़की अपने भाई से रोबोट लेती है। वहीं ये लड़का पूछता है कि एनआरई कहाँ पर है। शुरू होते हुए उसको जैसे कुछ बोलने वाला था कि तभी इनके पीछे सिटी में एक बड़ा धमाका होता है। पता लगता है कि पुलिस गुस्से में अपने रोबोट के साथ मिलकर के सारी पॉपुलेशन पे अटैक कर रही है। वो लोग बिना कुछ सुने जगह जगह चारों तरफ फायरिंग शुरू कर देते हैं, जैसे उनके लिए कोई आम बात हो। तभी अपने भाई के सामने एक मेका रोबोट आता है, जिसको देख करके भाई गाय कहता है कि मैं इसको संभाल लूंगा, तुम चाबी लेकर के एनआरई के पास निकलो। वहीं इधर लड़ाई के दौरान ही एनआरई जिस वैन के अंदर बैठी हुई थी उस वैन पे अटैक होता है, जो कि उसको क्लियर रास्ता दे देती है बाहर निकलने का। जहाँ जैसे ही थोड़ा आगे जाती है तो रोबोट उसको देखती है, इस पे फायरिंग शुरू कर देते हैं। तभी भाई अचानक से अपना प्रोटैगनिस्ट भागता हुआ उसके पास आता है। उसके पास आते ही जैसे ही वो उसको छूता है भाई उसके आसपास जो चाबी थी वो चमकना शुरू करती है और तभी एनआरई के आसपास भाई उसकी छाती में एक चीज चमकने लगती है। अपना भाई पास जाकर देखता है तो भाई उसकी छाती में से खतरनाक तलवार बाहर आ चुकी थी, जिसकी मदद से अपना प्रोटैगनिस्ट सारी मिसाइल्स को आराम से डॉज कर लेता है और ऊपर जाकर के सीधा एक ही अटैक से भाई सारे रोबोट्स को मार गिराता है। उसकी पावर जब मिलिट्री वालों को पता चलती है तो वो लोग और ज्यादा मेका रोबोट्स उसकी ओर भेजते हैं। जितने ज्यादा आते रहते हैं उतना ही अपना भाई उनको और मारता रहता है। लेकिन इसी लड़ाई के दौरान ही एक रोबोट शू को काफी दूर फेंकता है। वहीं दूर से गाय नाम का लड़का पूरी चीजें देख रहा था और शू को बचाने के लिए वो भाई अपने आईपैड के एक बटन से वहाँ की चारों तरफ की बिल्डिंगों को गिराने लगता है। इससे भाई अपने भाई को थोड़ा सा मौका मिल जाता है रिकवरी का और तभी उसकी स्वॉर्ड नॉर्मल होती है। फिर वो भागता हुआ एनआरई की ओर जाता है। वेल तभी इन्हीं के एक पार्टनर के ऊपर एक रोबोट लगातार हमला करता है। हमें पता लगता है कि इस रोबोट को कमांड हाई रैंक मिलिटेंट का बेटा यन दे रहा था, जो कि उस टीम का लीडर है, जिसको काम दिया है कि वो एनआरई को पकड़े। आगे गाय, शू और एनआरई ये तीनों ही बिल्डिंग के टॉप पर थे। गाय काफी गुस्सा था क्योंकि एनआरई ने अपना मिशन पूरा नहीं करा। तभी शू डिफेंड में कहता है कि इसकी कोई गलती नहीं है, इसने जो भी करा वो बेस्ट करा। गाय फिर गुस्से में कहता है कि उसकी सबसे बड़ी गलती तुम्हें ये की देना थी। इस की का नाम वॉइड जेनोमो है, जो कि एक बायोलॉजिकल वेपन है और स्पेशली डिजाइन ही गाय के लिए था ताकि वो इसको इस्तेमाल कर सके। आगे गाय शू को एक्सप्लेन करते हुए कहता है कि तीनों में से एक की तुम्हारे पास है, यानी कि तुम इस स्वॉर्ड के अब राजा हो और ये की इंसान की विल पावर का इस्तेमाल करके उसको स्ट्रेंथ देती है। और अब शू के पास की आ चुकी है तो वो चाहता है कि शू इनके साथ इनकी टीम में ज्वाइन हो। तभी गाय का दोस्त उसको कॉल करके बताता है कि यान ने 100 मासूम लोगों को पकड़ लिया है और वो शू की करी गई हरकतों से काफी ज्यादा गुस्सा हो रखा है। ये सुनते ही गाय जो है उन लोगों को छुड़ाने के लिए अपनी सारी टीम को समन करके एक प्लान बनाता है ताकि जहाँ पे वो लोग हैं उन सभी बिल्डिंग्स के ऊपर अटैक करके उन लोगों को बचा सके। मिशन शुरू होता है, जहाँ हम देखते हैं कि उस बिल्डिंग के अंदर शू और एनआरई ये दोनों ही भाई वेंटिलेशन सिस्टम की मदद से चुपके से हॉस्टेजेस के पास जाते हैं, जहाँ शू चुपके से देखता है कि कैसे मिलिट्री के लोग काफी कुत्तों की तरह उन मासूम लोगों को मार रहे हैं और ये दूसरे देश के सोल्जर्स हैं जो कि इतनी बुरी हरकत कर रहे हैं।
हैं। लोग उनको रोकते हैं तो तभी ये लोग कहते हैं कि ये सिविलियन वो लोग हैं जिनके ऊपर वायरस का असर हो रखा है। तभी यान वहाँ पर आकर उन 5 लोगों को देखते ही उनका बूम बाम कर देता है। ये सीन देखते ही भाई गाय गुस्से में काफी सारे मिसाइल्स इनके ऊपर छोड़ता है, जिसे देखते ही भाई यहाँ का मेन लीडर काफी गुस्से में कहता है कि वो यहाँ पे एटॉमिक बॉम्ब तक छोड़ सकता है। तभी मेन डायरेक्टर डिमांड करता है कि गाय उसके पास आकर स्पेशली मिले। गाय के आती है कहता है कि तुम अभी सरेंडर कर दो और जो की तुमने चुराई है उसको भी वापस करो। गाय जैसी मना करता है कि तभी सारे मिलिटेंट उसकी तरफ पॉइंट करके तैयार थे तो बताता है कि मेरे लोग भी आसपास मौजूद हैं। वहीं द शू और एनआरई अपने दूसरे प्लान के लिए तैयार थे, जहाँ शू फिर स्वॉर्ड का इस्तेमाल करके यान के ऊपर हमला करता है और आगे जाते वो की पावर को एक्टिवेट करता है। उसकी इनर विल पावर से इसकी स्वॉर्ड एक जायंट कैनन में बदल जाती है और द कमांडर के अटैक करते यही जायंट कैनन एक शील्ड लगा देती है जो कि गाय को बचाती है, जिस वजह से अटैक उन्हीं के ऊपर होते हैं और ये सारे वेपन तबाह हो जाते हैं और वो सक्सेसफुली अपने प्लान को अंजाम देते हुए मासूम लोगों को बचा लेते हैं। अपने भाई के इतने महान काम से भाई गाय काफी ज्यादा इंप्रेस होता है और उसको कहता है कि तुम हमारी रेबेलियन टीम में ज्वाइन हो जाओ और शू काफी खुशी में इसका ऑफर एक्सेप्ट करता है। वहीं अगले दिन अपना भाई क्लास में यही सोचता है कि यार कितना मजा आया एनआरई को बचाने में। तभी उसके क्लास टीचर एक नए स्टूडेंट का अनाउंसमेंट करते हैं और हमें पता लगता है कि ये तो एनआरई है। उसको देखते ही अपना भाई एकदम हैरान हो जाता है। क्लास के सारे बच्चे हैरान थे कि एक फेमस बैंड की आइडल यहाँ पे क्या कर रही है और क्लास के सारे बच्चे एनआरई से अलग अलग तरह के सवाल पूछने लगते हैं जो कि शू को काफी अनोइंग लगता है। वो यही सोचता है कि यार यहाँ पे कैसे आई। उसका बेस्ट फ्रेंड ये सारी चीजें देख करके वहाँ जा करके उनकी सारी डिस्कशन को एंड करता है। आगे तभी इनकी फिजिकल एजुकेशन की क्लास होती है, जहाँ तभी इनकी क्लास का एक लड़का अपने शू को आकर कहता है कि मैं इसका बहुत बड़ा फैन हूँ और ये यूनिफॉर्म में काफी सुंदर लग रही है। उसकी बात शू को पसंद नहीं आती तो वो उसको कुछ सुना देता है, जिसे सुन करके वो गुस्से में उससे काफी नाराज हो जाता है और वो फिर शू की ही बेइज्जती करता है। और घर आते वक्त वो यही सोचता है कि यार ये चीजें काफी ज्यादा अनोइंग लग रही है मुझे। और घर आके जैसे डोरबेल खोलता है वो देखते कि एनआरई उसके साइड में आ चुकी है। अपना भाई कुछ बोल पाता है, वो उसको बिना बोली आगे चली आती है और तभी हम देखते हैं कि एनआरई का रोबोट भी यहाँ पर है। वो शू के सामने चेंज कर रही थी तो अपना भाई पूछ लेता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। वो कहती है कि तुम अब हमारी टीम का हिस्सा हो, तो हमारी टीम ने ही मुझे तुम्हारे साथ यहाँ रहने को बोला है। दूसरी तरफ हम इधर मिलिट्री के लोगों को देखते हैं, जहाँ लोग यही डिसाइड कर रहे थे कि रेबेलियन टीम को कैसे हराएंगे। इधर में पता चलता है कि इस मिलिट्री की असिस्टेंट में से एक शू की मॉम भी है, जहाँ मिलिट्री डिसाइड करती है कि ये लोग और पावरफुल जेनेटिक ट्रूप्स को रेबेलियन टीम की ओर भेजेंगे। इधर तभी शू एनआरई को कहता है कि अभी मेरी मॉम भी आने वाली होंगी। तभी डोरबेल बजती है, अपना भाई भागते हुए जाता है तो उसको दरवाजे में उसका बेस्ट फ्रेंड याहिरो दिखता है। वो उसको कहता है कि यार आज तू क्लास में काफी उदास था तो मैंने सोचा कि तेरे पास आके मिल लूं एक बार। और वो उसके लिए खतरनाक सी भूतिया रोबोटिक पिक्चर लेके आया था ताकि दोनों ही साथ बैठ के देखेंगे। तब इन दोनों को एनआरई इंटरप्ट करती है और शू को कहती है कि मेरे पास आओ, एक इंपॉर्टेंट मैसेज है। आगे शू फिर याहिरो को कहता है कि भाई अभी के लिए पिक्चर को रहने दे, मौका मिलती मैं तुझे सारी चीजें बताऊंगा। आगे दोनों ही गाय के पास जाते हैं। शू पूछता है कि तुमने इसको मेरे साथ क्यों रखा है। गाय कहता है कि हमारी रिसर्च के दौरान हमें पता लगा है कि तुम्हारे स्कूल में घुसपैठिया जासूस है और उसी के डर से मैंने एनआरई को तुम्हारे साथ रखा है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम अपने स्कूल में जाकर के उस स्टूडेंट का पता करो। शू कहता है कि मेरे स्कूल में तो काफी सारे बच्चे हैं, मैं कैसे पता कर पाऊंगा कि कोई मिलिट्री के साथ है। वो कहते हैं कि तुम्हें सिंपली अपनी की इनर पावर का इस्तेमाल करना है, जिससे तुम आसानी से पता कर पाओगे। वेल अगले दिन फिर शू और एनआरई इसकी बात सुनकर के रेडी थे। सामने से एक लड़की का ग्रुप आ रहा था तो अपना भाई फिर सीधा अपनी की का इस्तेमाल करता है। कुछ इफेक्ट तो नहीं होता, लेकिन अपने भाई ने गलती से कहीं और हाथ रख दिया था, जहाँ उसकी फोटो लेकर स्कूल के मैगजीन में डाल दी जाती है और सारे बच्चे देख के हैरान थे कि ये इतना बुरा और बदतमीज लड़का है। वेल आगे शू फिर एनआरई को कहते हैं कि काफी डिफिकल्ट है की मदद से पता करना कि कौन बहरूपिया है, क्योंकि की ताकत मैं तभी इस्तेमाल कर पाऊंगा जब मैं किसी के साथ डायरेक्ट आई कांटेक्ट करूंगा और मेरी इनर पावर तभी यूज होगी। ये देखकर एनआरई उसको काफी ज्यादा मोटिवेट करती है और उसको एनकरेज करती है। इसी मोटिवेशन के साथ अपना भाई अगले दिन जा करके अपने दोस्तों के ऊपर अटैक करना शुरू करता है। किसी को मोटरसाइकिल में कन्वर्ट कर देता है तो किसी को फूलों के गुलदस्ते में, लेकिन अल्टीमेटली इनके सारे के सारे प्लान काफी अनसक्सेसफुल रहते हैं। इस चीज से अपना भाई काफी ज्यादा परेशान हो जाता है तो एनआरई इसको कहती है कि तुम्हें किसी ऐसे को ढूंढना है जो कि सीजर टाइप के वेपन को रखता हो। तभी शू पूछता है कि तुम में से तलवार क्यों बाहर आई। जब तक उस चीज का जवाब दे पाती तब तक एक लड़की वहाँ पहुंच जाती है जिसने शू को परेशान किया था और जैसे उनको पकड़ पाती शू का दोस्त याहिरो उनको लेकर के दूर चला जाता है। इधर शू को रियलाइज होता है कि कैंची से तो उसका दोस्त याहिरो डरता है, जिस वजह से उनकी बहस होती है। तभी अपना भाई जाकर के उस पर हमला करता है और उसमें से एक बड़ी सी कैंची बाहर आती है। ये देखती एनआरई जो है डायरेक्ट इसको मारने वाली थी। तभी शू को रोकते हुए कहता है कि प्लीज इसको मत मारो, मैं नहीं चाहता कि मैं अपना बेस्ट फ्रेंड खो दूं। एनआरई को समझ नहीं आता क्योंकि यही उसका मिशन था कि उसको इस कल्प्रेट को एलिमिनेट करना है। उसके बाद तभी शू और उसका दोस्त याहिरो ये दोनों ही बात करते हैं और ये लोग एक फैसले पे आते हैं कि ये लोग अपने सीक्रेट्स किसी को नहीं बताएंगे और तभी ये लोग गाय को आधा सच बताते हुए कहते हैं कि चीजें हो गई। आगे तभी शू और एनआरई ये दोनों ही ट्रेन से जाते हैं, जहाँ एनआरई चाहती थी कि शू के साथ और रह करके दोस्ती का मतलब समझ पाए कि तभी अचानक से ट्रेन रुकती है। काफी सारे सोल्जर्स ट्रेन के बाहर खड़े थे, जहाँ शू का दोस्त याहिरो उसको मेट्रो से धक्का देता है। पुलिस उसको पकड़ लेती है। मेट्रो चल पड़ी थी। एनआरई चाहती थी कि वो शू को बचा ले, लेकिन तभी इनके एजेंट आके उसको रोकती है। आगे इधर अपने भाई को हेडक्वार्टर्स ले जाया जा रहा था और ट्रक के अंदर एक मिलिट्री कमांडर मकाटो उससे इंक्वायरी लेता है। आगे उससे पूछता है कि तुम्हारा और गाय का क्या रिलेशन है, क्योंकि पिछली बार जब तुम लोग लड़ रहे थे तो तुम दोनों साथ थे। लेकिन शू उसको इन्फॉर्मेशन देने से मना करता है तो मोकोटो सोचता है कि वो उसको दूसरी बिल्डिंग लेके जाएगा कुछ दिखाने के लिए। आगे उसकी इंटेरोगेशन के दौरान मोकोटो बताता है कि हमें अब ये भी धमकी मिली है कि तुम्हारे दोस्त आकर के तुम्हें बचाएंगे और आगे बताता है कि तुम्हारे दोस्त ने तुम्हें इसलिए धोखा दिया
दिया क्योंकि वो गलत कामों में शामिल था और उसको जेल ना हो, इसलिए हमने उसको ये मौका दिया था ताकि तुम्हें पकड़वा कर खुद को आजाद कर ले। जिसमें से एक याहिरो का भाई भी है और वो उसको जल्द से जल्द ठीक करना चाहता है। आगे मकोटो शू को बताता है कि क्रिसमस से आया हुआ वायरस 10 साल पहले ही काफी ज्यादा तबाही मचा चुका है और उस तबाही और हुड़दंग को रोकने के लिए मिलिट्री को सामने आना पड़ा। शू उसकी बात पे विश्वास नहीं करता क्योंकि उसने देखा था कि कैसे मिलिट्री ने मासूमों पर अटैक करा। तभी मकोटो कहता है कि तुम रेबेलियन टीम के साथ तो वो गलत लोग हैं और वो यहाँ पे बस तुम्हारा इस्तेमाल इसलिए कर रहे हैं ताकि वो लोग अपने केंजी नाम के दोस्त को मिलिटेंट से बचा सके क्योंकि उसका इन्वॉल्वमेंट टेरर गतिविधियों में रहा है। आगे प्रोटैगनिस्ट को ट्रांसमीटर देता है और कहता है कि कोशिश करना कि तुम एनआरई को पकड़ लो, वरना अपने मेन गाय की लोकेशन तो जरूर बताना। आगे इधर एनआरई अपने शू को याद करती है और सोचती है कि वो क्या ऐसा कर सकती है जिससे उसकी मदद हो जाए। आगे शू को अपने डिफेंस में एक लॉयर दिया जाता है और हमें पता लगता है कि ये लॉयर तो गाय है और फिर ये लोग अपनी टीम हैकर शू के साथ मिलकर के इनके कैमरास को हैक कर लेते हैं। आगे गाय शू को बताता है कि हम लोग रात को हमला करेंगे जिस वजह से सारा ध्यान हम पे होगा, तो तुम मौके का इस्तेमाल करके केंजी नाम के एक दोस्त को बचा लेना। शू थोड़ा सा घबराता है और रात होते ही वो लोग अपने अकॉर्डिंग प्लान करते हैं। उनकी ओर बम का अटैक होता है। वहीं एनआरई भी शू को बचाने के लिए वहाँ पर आ चुकी थी। गाय गुस्सा करता है कि एनआरई का यहाँ आना प्लान में शामिल नहीं था। इधर अपना भाई भी मौका मिलती वहाँ से भागता है कि तभी उसके सामने एक रोबोट मेका आके उसको मारने वाला था कि तभी एक दूसरा मेका आके उसको बचा लेता है। हमें पता लगता है कि ये रोबोट इन्हीं की टीम का जिसको अयासे नाम की रोबोट इंस्ट्रक्टर चला रही है। आगे इधर शू भागते हुए इस जगह पे पहुंच जाता है जहाँ उसको केंजी दिखता है। वो पास जाती है, उसके अंदर हाथ डाल के ग्रेविटी पुल गन निकाल लेता है। उस गन के इस्तेमाल से वो एक मेका को पीछे करता है। तभी यहाँ पे एनआरई की एंट्री होती है। उसको दूर से देखते ही शू काफी सारे ग्रेविटी बबल्स छोड़ता है जिसकी मदद से दोनों मिलते हैं और अपना भाई जैसे अपनी स्वॉर्ड निकालता है वो एक एक करके सारे मेका रोबोट्स को तबाह करता है। आगे ये लोग सारे मिलिट्री ट्रूप्स को मारते हैं। एनआरई बेहोश थी तो शू उसको अपने साथ ही लेकर जाता है जहाँ केंजी के साथ मिलकर ये लोग गाय से मिलते हैं और गाय इनको टीम में वापस ज्वाइन करने का इन्विटेशन देता है। इसके पास कोई चारा नहीं था तो उसकी बात एक्सेप्ट कर लेता है। आगे चलते हुए शू को याद आता है कि मकोटो ने उसको एक ट्रांसमीटर दिया था और अब इसको समझ नहीं आ रहा कि क्या इस ट्रांसमीटर को उसको यहाँ यूज करना चाहिए कि नहीं, लेकिन वो वेट करता ताकि वो इस रेवोल्यूशन टीम की असली सच्चाई जान सके। जहाँ तभी वो लोग एक बड़ी सी लाइब्रेरी के अंदर घुसते हैं और वहाँ पे उनकी हाई रैंक ऑफिसर शिबुंगी से मुलाकात होती है जो बताता है कि केंजी और एनोरी ये दोनों ही खतरे से बाहर हैं। आगे गाय पूरी टीम को अनाउंस करता है कि आज से शू भी इनकी टीम का एक हिस्सा है। वो सारे सेंटर ऑफ ऑपरेशंस को संभालेगा क्योंकि उसके स्किल्स काफी लाजवाब हैं। अगला मिशन 3 दिन में है तो उन सभी को वापस ट्रेनिंग शुरू करनी होगी। आगे अयासे को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है कि वो शू की ट्रेनिंग करवाएगी। तभी शू देखता है कि उसके हाथ में वही ट्रांसमीटर लग गया है जो कि उसको मिला था। वो अयासे से कहता है कि मुझे वापस करो कि तभी वो कहती है कि अगर तुम इस पूरे हफ्ते मेरे टेस्ट में पास हुए तभी मैं इस चीज को दूंगी। आगे इधर अपना भाई एनआरई के साथ मिलकर के बूम बम की प्रैक्टिस करता है। वहीं इधर मोकोटो अपने एक वेपन लूकस साइट के बारे में बात करता है जो कि ये लोग अगले मिशन में यूज करने वाले हैं। आगे शू रेबेलियन टीम के मेंबर आईग्रू और कियो से मिलता है। शू उनसे मिलकर थोड़ा हैरान था क्योंकि गाय काफी सेल्फिश पर्सन है, उसके बावजूद भी इन लोगों को उस पर पूरा भरोसा है। अपना भाई फिर उस रूम से बाहर निकलता है। वो देखता है कि एनआरई वहाँ पे गाना गा रही है। वो उसके पास जाकर के बैठ करके प्यार से बात करते पूछता है कि तुमने इस टीम को ज्वाइन क्यों करा। वो बताती है कि गाय की वजह से उसने इस टीम को ज्वाइन करा, गाय नहीं उसको ये नाम और ये पूरी दुनिया दी। तभी शू कहता है लेकिन तुम मेरे साथ रही, हमने अच्छे पल बिताए, हम लोगों ने साथ रहने की कसमें खाई, इस चीज का क्या हुआ। वो कहती है कि ये सब गाय ने मुझे करने को बोला था और ये बोल के वहाँ से चली जाती है। अपना भाई फिर उसके पीछे जाता है तो वो देखता है कि वो गाय के साथ ही उसके रूम में जाती है और ये चीज देख करके इसका दिल पूरी तरह से चकनाचूर हो जाता है। उसको पता लगता है कि ये भी इसकी जिंदगी में बस एक साइड कैरेक्टर था, जैसे तुम में से कुछ लोग भी होंगे और मैं भी रहा हूँ। और फिर वो गुस्से में भागता है और सोचता है कि सारी लड़कियां ऐसी होती हैं कि तभी वो एक लड़की से टकराता है। वो लड़की अयासे थी जो उसको कहती है कि तुमने जो भी देखा उस पर ज्यादा ध्यान मत दो, तुम्हें अपने मिशन पे फोकस करना है ताकि तुम इस टीम में रहने लायक बन सको। वेल अगली सुबह इसका मेंबर्स टेस्ट होता है जहाँ पे अपनी अयासे और उसके रोबोट का यही काम था कि वो शू को इस पर्टिकुलर जगह पे आने से रोके। जहाँ पे टेस्ट शुरू होते ही अपना भाई अपनी मैजिकल ट्रिक का इस्तेमाल करते हुए एक फोर्स फील्ड बनाता है जिससे इन दोनों की पावर्स जो है मोबिलाइज होती हैं और इजीली अयासे और उसके रोबोट को सरपास करता हुआ उस जगह पे पहुंच करके टेस्ट पार कर लेता है। इस तरीके से वो उनकी टीम का मेंबर बन चुका था। चारों तरफ लोग इसके लिए तालियां बजा रहे थे, लेकिन तभी वहाँ पे एक लड़की आती है और बताती है कि गाय की टीम के ऊपर मिलिट्री ने अटैक करा है। हम देखते हैं कि मिलिट्री ने उसी वेपन लूकस साइट का इस्तेमाल करा जिससे यहाँ पे बहुत बड़ा गड्ढा हो गया, जहाँ कम्युनिकेशन के दौरान हमें पता लगता है कि गाय बच चुका है, लेकिन उसके साथ के सभी लोग और उनकी मिलिट्री सप्लाई सब डिस्ट्रॉय हो चुकी है। आगे गाय उनके साथ मिलता है। ये लोग अपनी जगह पर ही एक कैंप बिछाते हैं और ये लोग तैयार होते हैं कि ये लोग उनके ऊपर एक अटैक करेंगे। जहाँ गाय का मेन प्लान था कि जो भी अटैक इन्होंने लूकस साइट नाम के इस वेपन से करा है और वेपन जहाँ पे कंट्रोल हो रहा है ये उस जगह पर जाकर के अटैक करेंगे। वैसे वो जगह एक सिक्योरिटी फोर्स फील्ड के थ्रू बंधी हुई है। अगर हम में से कोई भी वहाँ पे गया तो वहाँ का सिक्योरिटी प्रोटोकॉल एक्टिवेट हो जाएगा और हमें पकड़ लिया जाएगा। ऐसा ना हो उसके लिए हमें शू की पावर और केंजी की ग्रेविटेशनल वैक्यूम का इस्तेमाल करना पड़ेगा, लेकिन ये मिशन काफी ज्यादा रिस्की होने वाला है। इस वार्निंग को सुनते शू खड़ा होता है और सोचता है कि वो अकेले जाएगा, लेकिन उसके सारे साथी उसको करने से मना करते हैं। इस बात से उदास होकर के बाहर बैठा हुआ था, सोचता है कि इसको बटन दबाना चाहिए कि नहीं। तभी वह एनआरई आती है और कहती है कि मेरे पास एक प्लान है, तुम मेरे साथ चलो। इधर सीन बदलता है, हम लोग मोकोटो को देखते हैं जो कि अपने सुप्रीम लीडर से बात करता है, जहाँ वो बताते हैं कि पक्का वो टीम तुम पे वापस अटैक करेगी तो उसके लिए तुम लोग तैयार रहना। दूसरी ओर गाय को पिछले अटैक से काफी ज्यादा चोटें लगी है जिस वजह से अभी भी रिकवर हो रहा है और फिर मन ही मन यही सोचता है कि आज तक उसने जो भी प्लानिंग करी है, जो भी फैसला लिया है, क्या वो इंसानियत के लिए
ही लिया है। और ये उसके दिमाग में इसलिए चला क्योंकि उस मिशन के दौरान कियो काफी ज्यादा जख्मी हो चुका था और उसको तड़पता नहीं दिखना चाहता था, तो उसने आखिर में उसी पे अटैक करा। वेल शू उसकी सारी बातें सुनता है और उसको कहता है कि तुम एक मतलबी इंसान है जो कि हमेशा सामने वालों की लाइफ सेक्रीफाइस होने देते हो और अपनी बचा के रखते हो। इससे गुस्से में उस पर अटैक करते हुए कहता है कि मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं लोगों के लिए होप बनना चाहता हूँ, मैं लोगों को डोमिनेट बिल्कुल नहीं करना चाहता। उनकी ऐसी बातों से वो लोग बस अपने आप को डील ही कर रहे थे। वहीं इधर इनकी टीम जो है रेडी थी उनके बेस के ऊपर अटैक करने के लिए। वहीं दूसरी ओर गाय, केंजी और शू ये तीनों ही मिलकर के दूसरी डायरेक्शन से जाते हैं, लेकिन तभी यान यहाँ पे अपने ट्रूप के साथ उन पर अटैक करने को आ जाता है। गाय उसको संभालता है, वही अपना शू आगे की ओर बढ़ता है, लेकिन उनकी लड़ाई इतनी बढ़ जाती है कि उनमें से एक हमला सीधा कोर पे हो जाता है, जिस वजह से सैटेलाइट की डायरेक्शन बदल जाते हैं और सीधा टोक्यो हाई स्कूल की तरफ उसका निशाना आ जाता है। वहीं तभी गाय शू से वो पेन मांगता है जो कि मोकोटो ने उसको दिया था, क्योंकि उसको शुरुआत से पता था कि शू के इंटेंशंस क्या हैं। तभी यहाँ पे मोकोटो आता है। मोकोटो के पास गाय डील करता है कि मैं इस बीम को रोकने से बचा लूंगा, बस शर्त ये रहेगी कि तुम शू के जितने भी क्रिमिनल रिकॉर्ड हैं सभी को डिलीट कर दो। तो अगर इन्होंने दूसरे सैटेलाइट को रोक दिया तभी ये लोग इस अटैक को रोक पाएंगे, लेकिन इसमें दिक्कत ये है कि जो भी वहाँ जाएगा उसका गेम ओवर होना कंफर्म है। इधर गाय कहता है कि वो ये सब करेगा, वहीं पे शू को रियलाइज होता है कि वो कितना निहत्था है जो कि गाय की हेल्प भी नहीं कर पा रहा है। तभी एनआरई अपनी पावर्स की मदद से शू को उसका हथियार देती है एंड शू इस वेपन से इतनी स्ट्रॉन्ग बीम छोड़ता है जहाँ वो अर्थ में रहकर ही इतनी दूर से स्पेस का सैटेलाइट डिस्ट्रॉय कर देते हैं। वहीं तो शर्त के मुताबिक मोकोटो भी शू के सारे क्रिमिनल रिकॉर्ड हटा देता है, लेकिन अभी भी लोग उसको स्कूल में एक्सेप्ट नहीं करते। लोग उसको चिढ़ाते हैं क्योंकि मिलिट्री उसको उठा के लेके गई थी, लेकिन उसके डिफेंड में स्कूल प्रेसिडेंट एरिसा आती है। वो सभी को समझाती है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था, शू को बस इंटेरोगेशन के लिए पकड़ा था। ये सुन के स्कूल के सारे लोग उसके पास आते हैं, उससे काफी सारे सवाल करना चाहते थे और अपना भाई इसको शुक्रिया करता है। आगे प्रोटैगनिस्ट अपनी फ्रेंड हारुका से बात करता है, जहाँ बताती है कि याहिरो के अरेस्ट के बाद से वो स्कूल नहीं आया है। जहाँ घर आके शू इसके बारे में ही सोचता है, तो एनआरई कहती है कि तुम उसके बारे में क्यों सोच रहे हो, उसने तुम्हें धोखा दिया था। तभी हारुका इसके घर आती है। हीरो डर जाता है, उसको समझ नहीं आता कि उसको क्या बोलेगा, कि एनरी उसके घर पे क्या कर रही है। तो उस पर ध्यान ना देते हुए फ्रिज से पिज्जा ऑर्डर करती है और सोचती है कि रात को इस बारे में बात करेगी। वेल वहीं इधर गाय अपनी शिबुंगी और बाकी टीम से मिलता है और उसको पता चलता है कि उनकी लड़ाई में जो भी रिसोर्सेस हैं वो खत्म होने को आ रहे हैं। दूसरी तरफ हमें पता चलता है कि आयासा जो है वो काफी रिच एंड वेल्दी फैमिली से हैं। उनकी फैमिली ने डिसाइड करा है कि वो लोग एक बड़ी सी पार्टी रखेंगे एनजीओ और गवर्नमेंट के लिए, और ये पार्टी एक बड़ी से क्रूज शिप में होगी। वहाँ पे गवर्नमेंट के कुछ लीडर्स भी होंगे ताकि कोई भी अटैक होने से वो लोग बचा सके। वहीं गाय और शू भी यहाँ आ जाते हैं और इन दोनों का यही प्लान है कि वो लोग आयासा के फादर से जो है अपने लिए कुछ फंडिंग मांगेंगे। लेकिन वहाँ पहुंचते शू को रियलाइज होता है कि यहाँ पे तो उसकी मम्मी भी है, जिस वजह से यहाँ पे छुपने की कोशिश करता है। तभी उसको भागते हुए भाई आयासा देख लेती है और जैसे उसके पीछे आके उसको पकड़ने वाली थी तभी गाय उसके पास आता है और फिर वो उससे नॉर्मल बात करके वहां से चला जाता है। इधर शू को अपने दोस्त से पता चलता है कि मिलिट्री वाले इनकी इस शिप के ऊपर मिसाइल छोड़ने वाले हैं। इधर फैसला कर लेता है कि गाय को इस बारे में बताएगा, लेकिन गाय अभी आयासा के फादर से मुलाकात कर रहा है। वेल इस बारे में जैसी गाय को पता चलता है वो अरेसा का इस्तेमाल करते हैं। जय लोग उसको शिप पे लेके जाते हैं। अपना भाई अपनी की मदद से उसकी पावरफुल शील्ड निकालता है और इस शील्ड हर तरह के मिसाइल्स को टैकल करती है। और शू की इन स्किल्स को देख करके अरेसा के फादर काफी इंप्रेस होते हैं और सोच लेते हैं कि वो इनकी टीम के साथ कोलैब करेंगे। और ये सारा प्लान जो है गाय का किया धरा है, उसने मिलिट्री का यूज करा ताकि उनको मैनिपुलेट कर सके, जिसके थ्रू उसने अरेसा के फादर को अपने सपोर्ट मिली और उसको अरेसा से भी प्यार हो गया। आगे सीन में हम देखते हैं कि शू की मॉम को एक एनवेलप मिला जिसके अंदर एनआरई और अपने शू की बचपन की फोटो है। आगे अपना भाई घर आकर के अपनी मॉम को बताता है कि उसकी एकेडमी की एक स्कूल ट्रिप है जहाँ पे उसको जाना पड़ेगा। उसकी मॉम उससे मजाक करती है कि तुम अपनी मॉम को अकेला छोड़ दोगे। तभी उसकी मॉम डिसाइड करती है कि वो भी उसको डैड से मिलने चली जाएगी। बेसिकली ट्रिप जो है गाय की पूरी प्लानिंग है ताकि वो मिलिट्री बेसिस को देख पाए, और गाय के किसी क्लोज ने इन लोगों को यहाँ रहने के लिए मेंशन भी दिया है। इस मिशन का मेन रोल साउटा फॉलो करेगा जो कि शू को जरूरी सामान देता है। ये सब मिलिट्री बेस से जुड़ी हुई सारी इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए करा गया था। तभी साउटा सोचता है कि काम बाद में करेंगे, पहले हम लोग बीच में घूमेंगे। आसपास के बाकी लोगों को समझ नहीं आता कि क्या करना चाहिए, तो वो लोग उसी की बात को फॉलो करते हैं। आगे शू भी इधर बीच में आ चुका था, बीच अम्ब्रेला को ठीक करते हुए काफी उदास था और ये सोचता है कि शोटा के साथ जाना कितना ज्यादा डिसरिस्पेक्टफुल और अनोइंग है। तभी भाई अपने भाई की नजर एनआरई के स्विमसूट पर जाती है और उसको देखते ही वो एकदम हैरान हो जाता है। तभी हाको सब चीजें देख लेती है। वो मनी मन अपने शू को प्यार करती है और उससे थोड़ा परेशान करने के लिए उसको अपने साथ स्विमिंग करने ले जाती है। वह शुभांगी और इनके साथ के बाकी लोग इन लोगों को देख रहे थे ताकि चेक कर पाएंगे इनका मिशन स्मूथली चल रहा है नहीं चल रहा। खैर उसके कुछ वक्त बाद बाकी लड़कियां मेंशन की ओर जाती हैं। तभी रियलाइज करती हैं कि शू और शोटा दोनों यहाँ पे नहीं है। वह इधर हम शोटा को देखते हैं जो कि यहाँ पे बीच की क्लियर पिक्चर लेना चाहता था। तभी उसको एक उड़ती हुई ब्यूटीफुल सी हेड दिखती है। वो जैसे उसको पकड़ता है तो उसको पता लगता है कि वो हेड आयासा की थी जो कि अपना मुंह छुपाते हुए आगे जाती है और उसकी खूबसूरती देखकर अपना भाई हैरान हो जाता है। आगे इधर अपना भाई शू आता है और हमें रियलाइज होता है कि शू के डैड तो काफी टाइम पहले ही एक्सपायर हो गए और वो उनकी याद में एक फ्लावर का गुलदस्ता वहाँ छोड़ कर जाता है। तभी यहाँ पे गाय आता है और वो उसको कहता है कि मैं तुम्हारे डैड को जानता हूँ, मैं उनको तब से जानता हूँ जब वो यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर थे और वो उन पहले चुनिंदे कुछ लोगों में से थे जिन्होंने इस वायरस के खिलाफ जंग लड़ी। शू कहता है कि मुझे अपने डैड के बारे में उतना पता नहीं है और मैं हारुका से इसलिए नहीं पूछता कि कहीं उसको बुरा ना लगे, बस मुझे इतना ही पता है कि आज से 10 साल पहले क्रिसमस के टाइम पे चल बसे थे। आगे चल करके ये लोग ऊंचाई पे जाते हैं जहाँ इसको वहाँ पे दिखाता है कि वहाँ पे
एक्चुअली में एक मिलिट्री का हिडन बेस है जहाँ इनका मिशन है कि ये लोग इधर जा करके उस स्टोन को चुराया जो कि वायरस से जुड़ा हुआ है। गाय बताता है कि तुम्हारी छोटा की मदद से ही हम इस मिशन को पूरा कर पाएंगे, जिसके लिए उन्होंने सोचा था कि लोग एनआरई को एज अ पेट यूज करेंगे। ये सुनते ही अपने भाई को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। वो कहता है कि ये तो गलत बात है ना। गाय कहता है कि मिशन के बीच में कोई इमोशंस नहीं आने चाहिए, हमारा मकसद ये होना चाहिए कि हम मिशन को जल्दी पूरा करें। और फिर उसकी बात नहीं सुनता और आगे चला जाता है। वह इधर हम इसकी फादर की ग्रेवयार्ड में एक प्रीस्ट को कुछ पढ़ते हुए देखते हैं। वह आगे इधर छोटा अपने शिव से पूछता है कि तुम्हारा कोई चक्कर तो नहीं चल रहा है एनआरई के साथ। वो कहता है कि नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है, मैं उसके लिए कुछ अलग फील नहीं करता। तो वो कहता है कि ठीक है, मैं उसको अपडेट के लिए पूछूंगा। शिव सोचता है कि यही मौका है अपने प्लान को अंजाम देने का। जहाँ छोटा वो कहता है कि तुम्हें एनआरई को उसी जगह डेट करना है जहाँ पे मैं तुम्हें बोलूंगा। जहाँ बेसिकली इसको कहता है कि तुम्हें मिशन साइट की तरफ इसको डेट करनी है। ये दोनों ही प्यार से बातें करते हुए आगे चल रहे थे। जहाँ एक बेंच पे बैठ करके छोटा उसको एक वीडियो दिखाता है जो उसने उसके लिए बनाई है। आगे शिव दूर से इन दोनों को देख रहा था। तभी देखते कि छोटा खड़ा होकर के एनआरई को अपने दिल की बातें बोलना चाहता है, जिसे जेलस होकर के अपना भाई स्पीड की आता है और उसके वॉइड में सीधा अटैक करता है। वो उसकी बॉडी में से वो वॉइड वेपन निकाल चुका था। तभी हम देखते हैं कि छुपे हुए रेबेलियन टीम के मेंबर्स को सब करता हुआ देखते हैं और उसकी हरकतें देखकर वो लोग कहते हैं कि अब तुम्हें तुरंत ही मिशन शुरू करना पड़ेगा। और फिर इनको चुपके से भाई हेडक्वार्टर्स के एंट्रेंस पे लेके जाते हैं और वो लोग इसके थ्रू जो है इजीली एक रास्ते को अनलॉक करते हैं। तभी हम लोग एक सीक्रेट बूढ़े अंकल को देखते हैं जो कि गार्ड के ऊपर अटैक करके एक कार्ड के थ्रू एंट्रेंस गेट खोल देता है और इसे करने से जो है अलार्म बज जाता है। चारों तरफ सिक्योरिटी मैकेनिज्म एक्टिवेट होता है। जय तीनों अपने मिशन को कंटिन्यू करते हुए बच बुचा के अंदर जाते हैं। अंदर जाके इनको पता लगता है कि वो जिस स्टोन की तलाश में थे वो स्टोन तो ऑलरेडी यहाँ से गायब है। और हमें पता चलता है कि वो स्टोन इधर इस आदमी के पास है। इस आदमी का नाम केडो है जो कि मिलिट्री का टॉप कमांडर है और वो शू के फादर की ग्रेवयार्ड पे जाकर के उनको रिस्पेक्ट करता है। आगे से छोटा की आंख खुलती है। वो देखता है कि शू उसके सामने है। तभी शू कहता है कि तुम्हें पहले मुझे बता देना चाहिए था कि तुम उसको प्यार करते हो। वैर क्या लड़की का चक्का था तो इन दोनों के बीच काफी ज्यादा तू मैमा शुरू हो चुकी थी, लेकिन आखिर में वो लोग यार दोस्ती थे तो दोस्ती के मुताबिक ये लोग अपनी अपनी बातें सुलझा लेते हैं। अब होना क्या था, मिशन कंप्लीट हो चुका था तो वो लोग फिर अपनी बोट से वापस घर आते हैं। दूसरे सीन में हम एक हीरो को देखते हैं जो कि चर्च में अपने भाई के साथ यहाँ छुपके रह रहा है। तभी वो देखते हैं कि चर्च के अंदर मकोटो उसके बाकी साथी यहाँ आ चुके हैं। इन्होंने नन के मुंह के अंदर हथियार रखा हुआ है। इनके सारे गार्ड्स ऊपर जाते हैं लेकिन वो देखते हैं कि यही तो यहाँ से गायब हो रखा है। वह स्टोरी में आगे स्कूल में कैनन और हाउ का ये दोनों ही बात करते हैं याइको के बारे में, लेकिन तभी वीडियो गेम खेलते हुआ शू आकर एक टी पॉट वहीं गिरा देता है। इधर शू को देख के हाउ का यही सोचती है कि कब वो अपनी फीलिंग्स उसको कन्फेस करेगी। तभी यहाँ पे कैनन शू को रोकती है और कहती है कि तुम्हें मार्केट से मिलने कुछ सामान लेकर आना है। आगे वो उसके साथ हाउका को भेजती है ताकि ये दोनों जाकर के अपनी बातें कर सके। इधर मेट्रो में वो दोनों शादी थे और जैसे हाउका पास आकर के अपनी फीलिंग्स कन्फेस करने ही वाली थी तभी मेट्रो का दरवाजा खुलता है। एक आदमी हुडी पहना हुआ अंदर गिर जाता है। उसके हाथ में रखी हुई दवाइयां भी नीचे गिर जाती है। तभी शू देखता है कि ये तो इसका बेस्ट फ्रेंड है। उसको देखते ही शू हाउका को कहता है कि तुम अपना सामान लेने खुद चले जाओ, मुझे इससे कुछ बातें करनी है। इधर आगे उसका दोस्त उसको एक सीक्रेट जगह पे लेके जाता है जहाँ पे उसका भाई भी पड़ा हुआ है और वो बताता है कि कैसे वो जिस चर्च में रह रहे थे वहाँ पे मिलिटेंट्स ने अटैक करा। इधर मोकोटो दूर से ही शू और याइरो दोनों को ही देख लेता है और उसका प्लान था कि वो उन दोनों पे एक ही बारी में अटैक करेगा। इधर वो चाहता था कि शू उसको कुछ पैसे दे दे ताकि उसके भाई का कुछ रहने का कहीं जुगाड़ हो जाए, लेकिन ये देने के बजाय सोचता है कि अपनी टीम से इनका कॉन्टेक्ट करा के इनकी हेल्प कराएगा। उसकी बातें सुनकर याइको कहता है कि मैं तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड था, मैंने ये सब होते हुए भी तुम्हारे साथ धोखा करा, तब भी तुम मेरी इतनी हेल्प कर रहे हो। वो कहते हैं कि मैं तुम्हारी नहीं तुम्हारे भाई की हेल्प करना चाहता हूँ। उसके बाद जैसे ही लोग बाहर निकलते हैं भाई मिलिटेंट्स इनके ऊपर अटैक करते हैं। जहाँ ये लोग बचते बचाते एक सीक्रेट हाइडआउट में छुपते हैं। शू उसको कहते हैं कि लाओ हम तुम्हारा वेपन यूज करके यहाँ से बचेंगे। वो पहले देने से मना करता है, डर के मारे कहता है कि ये सब तुम्हारी गलती है। शू बताता है कि एक्चुअली में मेरी गलती नहीं, ये तुम्हारी गलती है, तुमने अपने भाई को परेशानी में डाला है और मैं यहाँ पे तुम्हारे भाई को बस बचाना चाहता हूँ। आगे तभी वो एग्री करके जैसे ही उसको वेपन देता है तभी इनके ऊपर मिलिटेंट अपने रोबो टेरर ड्रोन से अटैक करने आ जाते हैं। जहाँ शू जो है काफी बहादुरी से भाई इनसे फाइट करता है, लेकिन इसी दौरान जो है ये रोबो काफी ज्यादा हमला करता है। इसी बीच में ये लोग याहिरो के भाई को पकड़ लेते हैं। जहाँ याहिरो के भाई के अंदर का जो वायरस था वो उस रोबो के अंदर पहुंच जाता है, जिसे देख करके जो दूसरा रोबो था वो उस रोबो को वहीं खत्म कर देता है। और जैसे दूसरा रोबोट याहिरो के भाई को मारने ही वाला था तभी शू आकर के अपनी तलवार से उस पर अटैक करता है। अटैक करते ही वहाँ पे मानो एक दूसरे डायमेंशन का पोर्टल खुल चुका था। वहाँ पे वो याहिरो के भाई को देखता है। उसका भाई वहाँ पे उसका शुक्रिया करता है और कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे यही खत्म कर दो। ये जानलेवा वायरस मुझे धीरे धीरे करके खा रहा है, मैं नहीं चाहता कि मैं अपने भाई के लिए एक बोझ बनूं। आगे फिर ये अपने बेस्ट फ्रेंड को एक सेफ जगह लेके जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तो वो अपने भाई के बारे में पूछता है। शू उसको उसके भाई की वॉच देते हुए कहता है कि वो अब नहीं रहा, मैंने उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। ये सुनते ही वो एकदम शॉक हो जाता है। दूर से इनकी दोनों बातें हाकुरा सुन लेती है। खैर कहानी में आगे सीन चेंज होता है। हम देखते हैं कि अपना भाई रेबेलियन टीम के साथ मिलकर के एक मिशन को अंजाम दे रहा है, जहाँ शू का काम है कि इस मिशन को अंजाम देने के लिए उसको एनआरई में से वो वेपन बाहर निकालना है। लेकिन जैसे ही उस चीज का अटेम्प्ट भी करता है तभी उसको अपने दोस्त और उसके ब्रदर की बातें याद आती हैं, जिससे पूरा डर कर सहम सा गया था। फिर वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है क्योंकि उसके दिमाग में बस यही बैठा हुआ था कि उसने अपने बेस्ट फ्रेंड के भाई को ही डिस्ट्रॉय कर दिया। आगे हम एक सीन देखते हैं जहाँ पे शू सपने में है। उसके सपनों में गुलाबी बालों वाली लड़की है जो कि एकदम मेहंदी की तरह है। जहाँ तभी चारों तरफ आग लग जाती है और वो लड़की अपने शू को कहती है कि कुछ भी करना बस अपनी बहन को खुश रखो। और तभी उसकी आंख खुलती है और हमें पता चलता
कहता है कि ये तो उसका एक सपना था। उसको पता लगता है कि वो एक अननोन जगह पर घोड़े बेचकर सो रहा था और तभी अपना फोन चेक करता है। उसकी टीम से उसको काफी सारे नोटिफिकेशन और मैसेजेस आ रखे थे कि वो कहाँ पर है। तभी हारुका उसके लिए ब्रेकफास्ट लेके आती है और कहती है कि तुम काफी वक्त से छुपे हुए हो, ऐसा क्या हो गया। और आगे वो देखते हैं कि उसका फोन बज रहा है और ये फोन एनआरई ही कर रही थी। खैर एनआरई फिर उसकी सारी सिचुएशन के बारे में गाय को बता देती है। वहीं इधर गाय फिलहाल अयासा के फादर के साथ मिला हुआ है ताकि वो स्टोन के बारे में बात कर सके जो वो लोग चुराने में फेल हो गए थे। जहां उनको पता लगता है कि वो स्टोन बहुत जल्दी ही मिलिट्री अपने प्लेन से दूसरी जगह ले जाएगी और जिसने भी स्टोन चुराया था उसको आगे हिलकर अरेस्ट कर लिया गया। खैर अगले दिन अपना प्रोटैगनिस्ट जो है वापस अपने स्कूल जाता है और जैसे ही लोगों से मिलता है उसके दिमाग में वापस वो सारी मेमोरीज आने लगती हैं जो कि उसको काफी ज्यादा हॉन्ट करती हैं और फिर वो भागते हुए एक अननोन जगह पे छुपने की तैयारी करता है। तभी हारुका आकर उसको पकड़ते हुए कहती है कि अब तुम नॉर्मल हो जाओ। लेकिन तभी अचानक से वहाँ पे गाय आता है और गाय कहता है कि तुम्हें अपने एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे और उसकी तरफ अपना वेपन पॉइंट करके कहता है कि अगर तुम खुद नहीं संभले तो ना चाहते हुए मुझे तुम्हें एलिमिनेट करना पड़ेगा क्योंकि तुम्हारी बहुत ज्यादा जरूरत है स्टोन वाले मिशन में। शू अपने डिफेंस में कहते हैं कि मैं कभी भी तुम लोगों के साथ इस तरह की चीजें नहीं करना चाहता था। गाय कहता है कि अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं तुम्हें एलिमिनेट करके तुम्हारी पावर निकलवा लूंगा। और तभी गाय अपना वेपन हवा में चलाता है और शू का फेस देख के समझ चुका था कि ये तो काफी ज्यादा डरा हुआ है, तो वो सोच लेता है कि वो उसको अपने रेबेलियन टीम से निकाल देगा। आगे शू एकदम थके हुए हारे हुए इंसान की तरह अपने रूम के अंदर आता है। तभी वो एनआरई को देखता है। एनआरई ने उसके लिए काफी चेयरफुल गाना बनाया था, लेकिन जैसे ही एनआरई को देखता है उसको एक और फ्लैशबैक आता है जिस वजह से घबराता हुआ उसके ऊपर हाथ मार के वो गाना तोड़ देता है और गलती से उसको मॉन्स्टर बोल देता है। उसकी इस हरकत से उसको बहुत बुरा लगता है। एनआरई रोते हुए वहाँ से चली जाती है और उसके जाते ही अपना भाई दिखता है कि एनआरई ने उसके लिए खाना बनाया था, वो काफी कच्चा था लेकिन उसको उस खाने को खा करके रोना आ जाता है। वेल उसके बाद हम लोग मिलिट्री बेस का सीन देखते हैं जहाँ पे सारी मिलिट्री टीम रेडी है कि कैसे उनको स्टोन को ट्रांसपोर्ट करना है। इस चीज की जिम्मेदारी यान की थी। इधर वो अपने कैदी डैड का वेट करता है। जैसे लिफ्ट खुलती है वो देखता है कि उसके डैड उसकी सेक्रेटरी को किस कर रहे थे। ये चीज देख करके भाई बावला हो जाता है और गुस्से में कांच तोड़ता है। वही दूसरी रेबल टीम तैयार हो रही थी कि कैसे वहां जाकर के स्टोन चोरी करेगी। आगे इधर एनआरई गाय के पास आके कहती है कि क्या सही में मैं एक मॉन्स्टर हूँ। गाय कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, तुम शू की बात पे ध्यान मत दो, लगता है तुम्हें भी उससे प्यार हो गया है इसलिए तुम उसकी बातों को बार बार सर पे ले रही हो। आगे इधर हम देखते हैं कि शू की मॉम ने जनरल केओ को पकड़ लिया है जहाँ वो उससे स्टोन से जुड़ी हुई कुछ बातें पूछना चाहती थी, लेकिन जनरल वहाँ पे उसको उसके बेटे के बारे में बताता है कि शू ऑलरेडी एक रेबेलियन टीम में ज्वाइन हो रखा है, उसके पास की पावर्स है और मुझे नहीं लगता कि तुम्हें एनडी के ऊपर भरोसा करना चाहिए। उसने उसको ऐसी ऐसी बातें बताई जिससे वो थोड़ी हैरान हो गई। वेल आगे इधर रेबेलियन टीम पूरी तरह से रेडी हो चुकी थी अपने काम को अंजाम देने के लिए और वहीं इस तरफ ये जनरल भी इस जगह आ चुका था। आगे टीम प्लेन के कॉकपिट के काफी ज्यादा पास पहुंच चुकी थी। मुगोटो को इस बारे में पहले से पता था कि रेबेलियन टीम यहाँ पे अटैक जरूर करेगी। जैसे ही टीम प्लेन के अंदर जाती है इनको पता लगता है कि वो फंसा गया है और तभी मुगोटो के ऐसे डिवाइस को एक्टिवेट करता है जिससे वहाँ पे रखा हुआ जो पत्थर होता है एकदम पर्पल रंग की एनर्जी छोड़ने लगता है। आगे इधर हम अपने प्रोटैगनिस्ट शू को अपनी दोस्त हारुका के साथ देखते हैं जहाँ बातों ही बातों में उसको कहता है कि मुझे पता है कि तुम मुझसे प्यार करती हो और मैं भी तुमसे प्यार करने लगा हूँ। उसकी बातें सुन के थोड़ा सा शर्माती है लेकिन तभी उसके मुंह पे एक चांटा मारती है। वो उसको कहती है कि तुम मुझे एनआरई से उभरने के लिए मत रखो, मुझे पता है तुम एनआरई से काफी प्यार करते हो और वो भी तुमसे प्यार करती है। तुमने अपने बेस्ट फ्रेंड के भाई को उस डरावने दर्द से भी बाहर निकाला, मैंने तुम्हारे लिए बहुत चीजें करी, मैं तुम्हें अप्रिशिएट करा, लेकिन तुमने हमेशा मेरे साथ ही गलत करा है। आगे सारी बातें बोलते वो रो रही थी। इसे देख करके अपना शू वहाँ पे उसको जैसी सॉरी बोलने वाला था वो देखता है कि तभी अचानक से आसमान में एकदम अंधेरा छा गया है और ये सब इसलिए हुआ क्योंकि जो स्टोन है की तरह काम कर रहा है और टावर के थ्रू काफी ज्यादा वायरस फैला रहा है और ये वायरस काफी लोगों में फैल जाता है और उसमें भी फैलता है जो कि इस प्लेन के अंदर था। और हमें पता चलता है कि सारा काम केंडो का ऑलरेडी था जिसने मुकोटो को ऑर्डर दिया था इस चीज के लिए और अब रेबल टीम का एक ही मिशन था कि उनको जल्द से जल्द मिलिट्री बेस को छोड़ के भागना है। आगे एनडी अपने गाय को संभालती कि उसके ऊपर इस वायरस का असर हो गया है और देखते देखते जहाँ पे स्टोन रखा था वहाँ पे सारे जितने भी मिलिट्री के सोल्जर्स थे उन सभी पे वायरस असर कर गया है। तभी अपना यान अपने ट्रूप सोल्जर के साथ आता है और जैसे अपने डैड को बचाने वाला था वो देखता है कि अपने लवर के साथ है तो उस लवर पे अटैक करता है। जहाँ तभी केंडो जो है वहाँ पे एज अ जनरल की कुर्सी ले लेता है और यान काफी उदास था कि उसको अपने ही डैड पे अटैक करना पड़ा। वही तो जैसे ही सोल्जर मकोटो पे अटैक करता है शू की मॉम मौका मिलते ही वहाँ से भाग जाती है। तभी शुगामी रोबोट के थ्रू शू से कांटेक्ट करते बताती है कि हमारा प्लान फेल हो गया है और गाय और इनोरी अभी भी मिलिट्री बेस में फंसे हुए हैं। जहाँ तभी सोच लेता है कि वो तभी अपने को स्कूल के दोस्तों के साथ मिल करके इस प्लान को अंजाम देगा और अपने साथी को बचाएगा। वो उनको हर टूल के बारे में समझाता है और तभी अपनी इस दोस्त के वो वॉइड निकालता है। उसको पता लगता है कि इसकी पावर बस पट्टियां हैं। जहाँ उसकी बात सुन के सारे दोस्त रेडी थे उसकी हेल्प करने के लिए। आगे सीन दूसरी तरफ शिफ्ट होता है जहाँ पे केडो एक चाबी की मदद से दरवाजा खोलता है और मुकोटो के साथ अंदर घुसता है। दूसरी ओर गाय जो है बाकी लोगों को रोक रहा था। वहीं दूसरी एनआरई और शू की मामी दोनों प्लान करते हैं कि एनआरई की आवाज से इस वायरस को रोकेंगे और बाकी रेबल टीम मिलिट्री टीम्स को रोक रही थी। और जैसी एनआरई गाना गाना शुरू करती है आसपास जितने भी लोग थे उन सभी से वायरस हटता है और वहीं इस तरफ शू जैसे अपने दोस्तों के साथ आता है। मिलिट्री वाले उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। जब तभी उस अटैक को डॉज करने के लिए आयासा के वॉइड का इस्तेमाल करके एक शील्ड बनाता है। वेल आगे इस तरीके से वो पहले लेवल को पार करते हुए आगे जाते हैं कि तभी इनको आता हुआ देखकर मिलिट्री वाले वहाँ का ब्रिज ही तोड़ देते हैं। या तभी लोग हारुका की पावर का यूज करके ब्रिज को ठीक करते हुए आगे जाते हैं और फाइनली काफी सारे मैकास को मारते हुए ये लोग आगे
बढ़ जाते हैं। और जैसे ये लोग एनआरई के पास जाने वाले थे कि तब यहाँ पे यान आता है जो कि डायरेक्टली मेका लेकर के उन पर अटैक करता है। वो आते ही उनकी पूरी गाड़ी को एक ही हाथ से पूरा पलटा देता है। और जैसे ही अपने वर्डमैन को फंसाने वाला था कि तभी अपना शू आकर के यान को हराता है और सीधा वो एनआरई के पास चला जाता है। वो एनआरई को देखता है कि उसके पीछे से एक पोर्टल खुल रहा है जहाँ से एक जवान यू नाम का लड़का बाहर आता है, जहाँ यू एनआरई की पावर्स का इस्तेमाल करता है ताकि शू पे अटैक कर पाए। लेकिन तभी हम देखते हैं कि शू को बचाने के लिए गाय आ चुका था। और यहाँ में पता चलता है कि जैसे तुम एनरी को वायरस से दूर करते हो तो वायरस वापस एक्टिवेट होता है। आगे गाय शू को ऑर्डर देता है कि जितनी जल्दी हो सके तुम्हें यू को मारना होगा, क्योंकि यू एनआरई को मार करके माना को समन करना चाहता है। और जैसे ही वहाँ पे पोर्टल बंद होने वाला था, अपना प्रोटैगनिस्ट डायरेक्ट पोर्टल के अंदर चला जाता है और डिफरेंट डायमेंशंस में ट्रैवल कर रहा था। आगे हीरो अपनी एक मेमोरी में डूब चुका था जहाँ पे वो एक लड़की के साथ रहता है जो कि उसकी बहन माना थी। और हमें पता लगता है कि एक बार नदी के किनारे एक बच्चा डूबा हुआ आया था। इसकी बहन ने उसको वहाँ पे सीपीआर दिया था। और हमें पता चलता है कि ये तो गाय था। ये सभी लोग साथ खेलते थे, लेकिन समहाउ कुछ ऐसा हुआ कि हमारे प्रोटैगनिस्ट के दिमाग से मेमोरी गायब हो गई। आगे वो देखता है कि वो एक ऐसी जगह खड़ा है जहाँ पे बहुत सारी सीढ़ियां हैं। आगे इधर केडो आता है। वो आकर के कहता है कि एनआरई कुछ नहीं, बस एक बॉडी वेसल थी जिसके अंदर हम माना की सोल को रख सके। जहाँ हमें पता लगता है कि माना पहली ऐसी लड़की थी जिस पे इस वायरस ने अटैक किया था। ये वायरस एलियन का बनाया गया था और इसी को पहले चूज किया गया। इट्स लाइक कि वो इस नई दुनिया की ईव बनना चाहती थी, लेकिन उसको एक एडम चाहिए था। और प्लॉट ट्विस्ट, उसको वो एडम अपने छोटे भाई में दिखा। अब तुम में से ज्यादातर लोगों को एडम ईव की कहानी पता होगी तो अच्छी बात है, नहीं पता तो गूगल कर लेना। लेकिन जब उसके छोटे भाई ने उससे प्यार से बात करने से मना कर दिया, उसी टाइम भाई ये पागल हो गए और इसके अंदर का वायरस फट के बाहर आने लगा। और अब यू का प्लान है कि वो एनआरई की बॉडी के अंदर माना की सोल डाल करके इससे शादी करेगा, जिससे कि वो एकदम कम्प्लीटली न्यू स्पीशीज बना करके इंसानियत को तबाह करेगा। इधर प्रोटैगनिस्ट इनको रोकने की कोशिश करता है, लेकिन इन दोनों की पावर के सामने कुछ नहीं था। तभी हम लोग देखते हैं कि अयासे एंड गाय वहाँ पे पहुंच जाते हैं और उन्होंने मोकोटो की हेल्प ली थी। लेकिन जैसे ही फाइट के अंदर कूदते हैं उनको जल्दी हरा दिया जाता है। और तभी गाय उसको कहता है कि तुम बातें याद रखना। और फिर उसको कहता है कि उसी दिन ही वायरस की शुरुआत हो चुकी थी जिस दिन तुमने माना को रिजेक्ट करा, जिस वजह से उसके अंदर के दर्द और शर्म ने इस चीज को जन्म दिया है। और धीरे धीरे करके उसके दिमाग में सारी यादें वापस आने लगती है और ऐसा लगता है कि मानो उसके अंदर की किंग पावर्स अवेकन हो चुकी हो। और तभी अपने आसपास के सारे एलियंस को हरा करके गाय की वॉइड में से गन निकाल के उसको देता है। दोनों एक साथ मिलकर के हमला करते हैं ताकि वो एनआरई को बचा ले। और लड़ाई के दौरान ही अपना हीरो उस क्रिस्टल के पास पहुंच जाता है जिसने एनआरई को रोक रखा है। वो एनआरई की स्वॉर्ड निकाल के उस क्रिस्टल को तोड़ता है और एनआरई को अपने पास लाता है। जहाँ तभी गाय मौका मिलती है उस जगह पे अटैक करता है जहाँ पे माना की आत्मा रखी हुई है। लेकिन जैसे ही उस तक पहुंच पाता, क्रिस्टल ऑटोमेटिकली उस पर अटैक करता है। और ये देख करके गाय अपने प्रोटैगनिस्ट को कहता है कि स्वॉर्ड की मदद से जल्दी भागते हुए जाओ और इसको हराओ। अपना भाई एग्जैक्टली ऐसी करता है, उसकी स्वॉर्ड उसके आर पार निकल जाती है, जिस वजह से गाय और माना की सोल दोनों ही डिस्ट्रॉय हो जाती है। वहाँ की पूरी चीजें फिर धीरे धीरे टूटने लग जाती है। प्रोटैगनिस्ट एनआरई को उठा करके वहाँ से भागने लगता है। जैसे इसको बचा के लाता है वो वहाँ पे रोने लगता है क्योंकि उसने अपना एक दोस्त खो दिया है। खैर उसके बाद से वायरस जहाँ जहाँ फैला था वहाँ पे मिलिट्री क्वारंटाइन सिचुएशन क्रिएट कर देती है। उस जगह को बेसिकली एक लॉकडाउन घोषित कर दिया जाता है। सोल्जर्स को भी एरिया छोड़ के बाहर जाने की परमिशन नहीं थी, जिस चक्कर में सारे के सारे बच्चे शहर के अंदर ही रहते हैं। तभी हम ऐसे को देखते हैं जो कि वॉक कर रही थी, उसका शू नीचे गिर जाता है। तभी दो लड़के आकर के उसको कहते हैं कि हम तुम्हारी मदद कर दें। ऐसे उनको मना करती है कि तभी उसको हरास करने वाले थे। उतने प्रोटैगनिस्ट आकर के उसको बचाने वाला था, लेकिन तभी सुगुमी आकर के उस आदमी को फ्लाइंग किक देती है और वो सीधा अपने शू के पास आके गिरता है। और जैसे ही दोनों पुलिस देखते हैं कि भाई आसपास बहुत सारे लोग हैं तो चुपचाप वहाँ से चले जाते हैं। वेल आगे प्रोटैगनिस्ट और लड़कियां दोनों ही ऐसे की मदद करने की कोशिश करती है, लेकिन वो गुस्से में उनको वहाँ से जाने को कहती है। रास्ते में सुगुमी बताती है कि गाय के साथ जो भी हुआ इस वजह से अयासे काफी शौक में है, जिस वजह से इनकी जो रेबल गैंग थी वो भी अब 2 टुकड़ों में बट चुकी है, जहाँ ये लोग बाकी बच्चों के साथ ही शेल्टर में रहते हैं। और एकेडमी में टीचर की कमी होने के कारण प्रोटैगनिस्ट और प्रेसिडेंट ये दोनों ही मिलकर के शेल्टर की देखरेख करते हैं। तभी यहाँ साटो कहता है कि एक काम करते हैं, स्कूल का एक फेस्टिवल अनाउंस करते हैं। और वो सबसे इस बारे में ओपिनियन लेता है तो सभी को आइडिया पसंद आता है। आगे हम प्रोटैगनिस्ट को अपने बेस्ट फ्रेंड से बात करता हुआ देखते हैं, जहाँ शू बात करता है कि मैं किसी की वॉइड से भी वेपन अब निकाल सकता हूँ बिना उनको बेहोश करे, लेकिन मैं सोचा हुआ है कि अब मैं इन पावर्स का इस्तेमाल नहीं करूंगा। उसका दोस्त कहता है कि तुम्हें करनी पड़ेगी, बाकी संभल के रहना, मिलिट्री वालों की अभी भी तुम पे नजर है। वेल आगे फिर वो दोनों इस जगह जाते हैं जहाँ पे स्कूल के फेस्टिवल की तैयारी शुरू हो रही है, जहाँ वो लोग देखते हैं कि जुगामी नाम की एक लड़की अपना थीम कैफे खोल रही है। कैनन ने अपने छोटे ईयर डॉग्स बेचना शुरू कर दिए। वही प्रोटैगनिस्ट एनआरई को देखता है जो कि सोटा के साथ मिल करके अपने परफॉर्मेंस देने वाली है, जो कि एक मेन इवेंट होगा। आगे हम यून को देखते हैं जो कि ऐसी चल रहा था कि तभी यहाँ पे सुगुमी आती है। वो आके उसको काफी सारी क्रेट्स देती है और कहती है कि स्कूल तक लेके जाना, और वहाँ पहुंचाती वो उसको थोड़ी सी ट्रीट देती है। आगे वो सारी जानकारी मोकोटो को बताता है कि जितने भी रेबल के लोग थे वो सबके सब स्कूल में ही है, जहाँ मोकोटो उसको कहता है कि सब पे तुम नजर रखना। आगे फेस्टिवल के टाइम पे सुगुमी पूरी कोशिश करती है कि वो अयासे का ये दिन अच्छा बनाए। आगे हम 2 बदमाश चोरों को देखते हैं जो कि तब से चोरी कर रहे हैं जब से इनके यहाँ पे क्वारंटाइन शुरू हुआ है। इन लोगों के पास काफी बढ़िया बढ़िया हथियार और एक ड्रोन भी है, और ये सब इनको मोकोटो ने भेजा है। आगे हम अयासे सिगुमी को देखते हैं, जहाँ दोनों के बीच बहस हो जाती है कि अगर सिगुमी इसको पहले डिस्कनेक्ट ना करती तो शायद वो गाय को बचा पाती। और इनकी इस बहस के बाद जो है सिगुमी वहाँ से चली जाती है और अयासा
हमेशा अकेली रह जाती है। इधर फिर अपना भाई ये देख करके उसको थोड़ा मोटिवेट करता है, लेकिन तभी वो देखते हैं कि वहाँ पर उनके फेस्टिवल में अटैक हो गया है। वो लोग चारों तरफ बस तबाही मचा रहे थे, जिसे देख करके अपना प्रोटैगनिस्ट अयासिस को लेकर के एक सेफ जगह जाता है और जैसे ही जाने वाला था अयासिस को रोकती है। वो चाहती थी कि वो भी उसकी हेल्प करे। जहाँ तभी प्रोटैगनिस्ट अपनी पावर एक्टिवेट करके उसी वॉइड में से एक रोबोटिक लेग्स निकालता है। ये लेग्स ऐसे थे जो कि हवा में उड़ने के काम आएंगे, उसको बहुत पावर भी देंगे, जिसकी मदद से एक एक करके काफी सारे लोगों को बचाती है। आगे प्रोटैगनिस्ट भी जो है एनआरई की वॉइड से अपनी तलवार निकालता है, सुगुमी की मदद से उन सारे मेका रोबोट्स को खत्म करता है और उसके बाद सब चीज नॉर्मल हो जाती है और लोग स्कूल फेस्टिवल एंजॉय करने के बाद एनआरई का कॉन्सर्ट एंजॉय करते हैं, जहाँ फिर अयासा आकर अपने प्रोटैगनिस्ट का शुक्रिया करते हैं कि काफी टाइम बाद उसको इतना अच्छा फील हुआ है। आगे जब तक वो लोग बात कर रहे थे तभी वहाँ पे एक स्क्रीन चलती है और हम लोग जनरल कैंडो को देखते हैं। वो बताते हैं कि कैसे वो टावर के अटैक से बच गए और वो सारे बच्चों को ऑर्डर देते हैं कि तुम्हें सारे गवर्नमेंट लॉस को मानना होगा। सारे लोग फिर अयासा पे ब्लेम डाल के उस पर गुस्सा करते हैं। अयासा उनको शांत रहने को कहती है। वो कहती है कि अपने डैड की मदद से कोई ना कोई सोल्यूशन निकालेगी, लेकिन अब कोई भी स्कूल का बच्चा उस पर भरोसा नहीं कर रहा और सब लोग चाहते हैं कि अब यहाँ पे एक नया प्रेसिडेंट चुना जाए। वेल कुछ बाद ही बच्चे सभी को एंटीवायरस देने लगते हैं। दूसरी ओर हमें पता चलता है कि जिन बदमाशों ने अयासा को परेशान किया था वो सब बदला लेने की फिराक में है। वेल आगे सुगुमी एनआरई से कहती है कि तुम्हारे कभी पेरेंट्स नहीं रहे तो तुम्हें कभी अकेला नहीं लगा। एनआरई कहती है कि मुझे इस तरह की चीजें कभी महसूस ही नहीं हुई। हाँ, एक बार तब हुई थी जब शो मुझसे दूर जा रहा था। उसके बाद फिर एनआरई भी उस लड़की से सेम तरह क्वेश्चन पूछती है और उसके बाद फिर सुगुमी बताती है कि हाँ, हम बड़े हो जाते हैं, हम इन चीजों को भूलते हैं, लेकिन मैं आज भी अपनी रेबल गैंग के मेंबर्स को याद करती हूँ। आगे प्रोटैगनिस्ट को बाहर बुलाते क्योंकि उसने उनकी बातें सुन ली थी और तभी वो उसको वो डिवाइस देती है जो उसने चोरों से पकड़ा था। वेल इस डिवाइस की मदद से हम लोग लोगों के वॉइड लेवल्स को चेक कर सकते हैं। जब तभी अपना प्रोटैगनिस्ट सुगुमी की वॉइड को चेक करता है और तभी लड़कियां उसको परेशान करती है। प्रोटैगनिस्ट को कहती है कि इसके वॉइड के अंदर झांक के देखते हैं क्या वेपन बाहर आता है। दूसरी तरफ केडो जो है मोकोटो से मिलता है और वो लोग रेबल टीम के बच्चों के मेंबर्स के लिए एक नया प्लान तैयार कर रहे थे, जहाँ सोचते हैं कि वो लोग हर मेंबर के लिए क्वारंटाइन डे कम करेंगे और जो भी किसी भी एरिया में खाली मिल गया उस पर अपने मेका रोबोट से अटैक करवाएंगे। जब तभी दीवार के पास जो मासूम लोग थे उन सभी के ऊपर अटैक होते हैं, जिस वजह से लोग फिर धीरे धीरे करके सेंटर की ओर आने लगते हैं। वेल इस बात की जानकारी बच्चों को पहुंच जाती है और मोकोटो का एक मैसेज भी था जिसमें लिखा था कि कोई भी रेबल मेंबर अगर क्वारंटाइन एरिया के बाहर रहा तो उसकी जान को खतरा रहेगा। ये सुन के भाई थोड़ा घबरा जाता है कि तभी उसकी फीमेल बेस्टी उसके पास आके कहती है कि अगर मेरी जरूरत पड़े तो मेरा वॉइड भी इस्तेमाल कर सकते हो और उसको फोर्स करती है कि तुम्हें इस एरिया का प्रेसिडेंट बन जाना चाहिए। आगे तभी वहाँ पे सुगुमी भी आती है और वो लोग देखते हैं कि वो उसके वॉइड से ठीक हो चुकी है। तभी वो खिड़की से देखते हैं कि कुछ चोर लोग लड़की को परेशान कर रहे हैं और पता लगता है कि वो लोग लोगों के हाथों का निशान देख रहे हैं क्योंकि रेबल टीम के जो भी स्टूडेंट थे उन सभी के पास ही निशान होगा। ये देख करके शू अलर्ट हो जाता है और उसको समझ आ जाता है कि पक्का एनआरई और अयासा खतरे में है। इधर प्रोटैगनिस्ट एनआरई के पास जाता है। एनआरई बताती है कि जो बच्चे उसके पास आए थे उसने उनको पीट दिया है। वहीं दूसरी ओर पूरे ग्रुप ने अयासा को पकड़ के रखा है। तभी सुगुमी उसकी हेल्प के लिए आती है, लेकिन बाकी ग्रुप के लोग उसको भी पकड़ लेते हैं। इस हालात को देख करके प्रेसिडेंट एकेडमी के मेन हॉल में एक मीटिंग बुलवाती है। वो सभी को बताती है कि रेबल का हमारे स्कूल में होना ये सब झूठी अफवाहें हैं, लेकिन तभी ये बदमाश लोग आके कहते हैं कि ये सब सच है और हमारे पास से प्रूफ भी है। हमने इन 2 रेबल्स को पकड़ा है। या तभी वो लोग इनके हाथों का निशान दिखाते हैं। जाकर कुछ लोग ऐसे को घेर लेते हैं। वही ये दूसरा सुगुमी के हेड पे वेपन रखता है। ये देख करके प्रोटैगनिस्ट समझ चुका था कि अब बहुत हो गया, तो चौड़े में सबके पास जाकर कहता है कि वो भी रेवोल्यूशन टीम का मेंबर रहा है और अगर किसी ने भी उसके दोस्तों को छुआ तो उसका अंजाम काफी गलत होगा। तभी इस चीज के ऊपर प्रोटैगनिस्ट को एक बढ़िया आइडिया आता है, जहाँ कुछ बदमाश अपने प्रोटैगनिस्ट अयासा सुगुमी इन तीनों को ही दीवार के कोने में खड़ा कर देते हैं। ठग चाहते थे कि भाई इन तीनों को मिलिट्री वाले फ्री कर दे, लेकिन उसके बजाय भाई यही सोल्जर्स इनके ऊपर फायरिंग शुरू कर देते हैं। और तब हमें पता चलता है कि ये सब प्रोटैगनिस्ट के प्लान का हिस्सा था, जहाँ उसने छोटा सा होलोग्राम बनाकर सुगुमी के रोबोट से यहाँ ब्रॉडकास्ट कराया। जहाँ सुगुमी के वर्ड की पावर यही है कि वो किसी भी चीज का होलोग्राम बना सकती है। जहाँ उसने उनके सामने एक झूठ क्रिएट करा और बताया कि अगर तुमने हमें मिलिट्री को सौंप भी दिया तब भी तुम्हारा वादा पूरा नहीं होगा। तभी गुस्से में एक बदमाश ने प्रोटैगनिस्ट के ऊपर अपनी वेपन से अटैक करने वाला था, जहाँ प्रोटैगनिस्ट अपने वॉइड का इस्तेमाल करके उसको वहीं गिराता है और तभी सबको मैसेज देता है कि अगर तुम्हें एक दूसरे की पावर बचानी है तो तुम लोगों को साथ रह करके एक दूसरे का भरोसा जीतना होगा। आगे याइरो सबको बताता है कि मैं चाहता हूँ कि शू इस बार प्रेसिडेंट ऑफ एकेडमी के लिए लड़े और ये आइडिया सुन के सारे के सारे स्टूडेंट काफी खुश हो जाते हैं और बस होना क्या था, अपना भाई फिर एकेडमी का प्रेसिडेंट बन जाता है। जहाँ याइरो शू को बताता है कि हमें सारे बच्चों पे अगर कंट्रोल करना है तो उनको अलग अलग चीज में बांटना होगा और हम इस मशीन के थ्रू बांटेंगे, जहाँ हम पता कर पाएंगे कि किस बच्चे के अंदर कितनी वेलोसिटी है वॉइड की। खैर ये आइडिया तो अपने हीरो को बहुत पसंद आता है, लेकिन तब भी वो इसके लिए श्योर नहीं था क्योंकि उसको पता था कि अगर हमने इस आइडिया को इम्प्लीमेंट करा तो काफी सारे बच्चों के अंदर एक भेदभाव की भावना जाग जाएगी। ऑल्दो इसके अलावा भी उन्होंने काफी सारे टेस्ट करे हैं, लेकिन इनमें से एक भी टेस्ट अपने भाई को बिल्कुल पसंद नहीं आता। आगे इधर हम देखते हैं कि नॉर्मल दिन चलते रहते हैं, सब लोग को खाना और वैक्सीन टाइम टू टाइम मिल रही थी, लेकिन प्रोटैगनिस्ट को पता था कि किसी न किसी दिन मिलिट्री वाले यहाँ पे जरूर आएंगे और उनसे लड़ने के लिए मुझे टीम तैयार करनी होगी। प्रोटैगनिस्ट इस बारे में अपने ग्रुप मेंबर से पूछता है, जहाँ एनआरई और बाकी लोग सभी कहते हैं कि तुम्हारा जो मन कर रहा है तुम्हें वो करना होगा। वेल आगे अपना प्रोटैगनिस्ट छत पे बैठा हुआ था कि तभी शोटा उसके पास आता है। वो कहता है कि जिस तरह से बच्चों की रैंकिंग क्लासिफिकेशन हो
हो रही है वो उसको बिल्कुल पसंद नहीं आ रही। प्रोटैगनिस्ट को भी उसकी बात पसंद आती है क्योंकि कहीं ना कहीं प्रोटैगनिस्ट भी ये चाहता है कि इस तरह का सिस्टम इम्प्लीमेंट ना हो। तो शोटा की बातों से काफी ज्यादा मोटिवेट फील करता है, सोच लेता है कि नीचे जाकर के वो उनसे बात करेगा। लेकिन जैसे प्रोटैगनिस्ट उनसे मिलने जाता है उसको पता लगता है कि अब इनके पास वैक्सीन बहुत कम बची है। जहाँ प्रोटैगनिस्ट का बेस्ट फ्रेंड याहीरो उसको कहता है कि देख भाई मैंने लिस्ट बना ली है, अब इसमें से तुझे सिलेक्ट करना पड़ेगा कि तुझे किसको लेना है किसको नहीं। जब लिस्ट देखता है उसको पता लगता है कि शोटा जो है लिस्ट में सबसे नीचे है। हालत ऐसी आ चुकी है कि उसको सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट करना ही पड़ेगा और अपनी दोस्तों की बातें ना चाहते हुए भी अब माननी पड़ेगी। और जैसे ही नीचे जाता तभी शोटा के साथ वो सारे बच्चे होते हैं जो कि लिस्ट में सबसे नीचे हैं। जहाँ वो लोग उससे डिमांड करते हैं कि अगर वो लोग इनको अपना वॉइड यूज करने दे तो शायद वो लोग और अच्छे से प्रैक्टिस करके इनके काम आ पाए। आगे यून मोकोटो से बात करता है जहाँ मोकोटो बताता है कि बहुत ही जल्द इनके पास सप्लाई की कमी हो जाएगी और जल्द इस घेरे से बाहर आ जाएंगे। ये उसको गुस्से में कहता है कि वो बच्चे हैं उन पर ज्यादा गुस्सा करने की तुम्हें जरूरत नहीं है। मोकोटो कहता है कि तुम अपना दिमाग मत चला, तुम्हें जो काम दिया तुम्हें उसको पूरा करना है वरना वैसे भी तुम्हारे ऊपर गद्दार हो रहे हैं, काफी सारे आरोप लगे हुए हैं। वही तभी हम देखते हैं कि अपना मोकोटो शबांगी के साथ चेस खेल रहा है। आगे अपना प्रोटैगनिस्ट छुप करके उसी जगह पे आके बैठ जाता है जहाँ बैठता ही है। जहाँ इसकी दोस्त आती है उदास होकर बताता है कि यार ना मैं प्रेसिडेंट ढंग का बन पाया और ना ही दोस्त ढंग का बन पाया। उसकी बातें सुन के वो उसको गले लगाते थोड़ा मोटिवेट करके जैसे ही अपने प्यार को कन्फेस करने वाली थी तभी कैरन का उसको कॉल आता है जहाँ कहती है कि काफी सारे लो रैंकर बच्चे अपने वॉइड लेकर के यहाँ से भाग रहे हैं। उनका बेसिकली प्लान यही था कि वो लोग हॉस्पिटल के पास जाकर के वैक्सीन ले पाए। तभी प्रोटैगनिस्ट आकर के उनको रोकते हुए कहता है कि तुम ये सब क्या कर रहे हो। वो कहते हैं कि हम चाहते हैं कि हम भी एकेडमी में कुछ काम आ पाए। लेकिन तब यहाँ पे मिलिट्री का हेलीकॉप्टर आता है और वो उन पर अटैक शुरू करता है। प्रोटैगनिस्ट कहता है उन सभी से कि जल्दी जाकर किसी पास वाली बिल्डिंग के अंदर छुप जाओ। लेकिन देखते ही देखते भाई सारे मैकेनिकल रोबोट्स इनको आसपास से घेर लेते हैं। तभी हीरो सोचता है कि वो मिलिट्री वालों को डिस्ट्रैक्ट करेगा ताकि ये लोग अपने छुपने के लिए कोई जगह ढूंढ पाए। इधर ये लड़की अपने आसपास की लड़कियों को हील करती है। आगे सब देख करके सोटा हाकुरा को कहता है कि तुम जल्दी से जाकर गाड़ी भी ठीक कर दो ताकि हम लोग यहाँ से निकल पाए। वो सब करने जाने वाली थी कि तभी रोबोट उसको देख लेता है और ये सब करते हुए भाई अपना हीरो देख लेता है और जैसे ही रोबोट उसके ऊपर अटैक करने वाला था हीरो आकर के उसको बचा लेता है। लेकिन तब यहाँ पे एक बहुत बड़ा धमाका हो चुका था। वहीं दूसरी एनआरई और बाकी लोग जो मिसाइल को डॉज करते हुए इनकी मदद के लिए यहाँ आ रहे थे। दूसरी हम लोग देखते हैं कि धमाका इतना तेज था कि इस लड़की के पूरे परकच्चे उड़ चुके हैं। इसके पास और कोई भी ताकत नहीं बची है। लेकिन तभी अपने सामने देखती कि प्रोटैगनिस्ट तो और बेहोश पड़ा हुआ है तो सोचती कि अपनी पावर्स के पूरे इस्तेमाल से अपने हीरो को हील करने में मदद करेगी। लेकिन तभी यहाँ पे एक हेलीकॉप्टर आकर के उसके ऊपर अटैक कर देता है। फिर धीरे धीरे अपने प्रोटैगनिस्ट के पास आती है और पता चलता है कि हीरो तो कम्प्लीटली हील हो चुका है। लेकिन आखिर में वो अपना लव कन्फेस करके वहीं खत्म हो जाती है। हीरो की आंख खुलती है, वो अपने आसपास की चीजों को रियलाइज करता है और ये देखता है कि उसकी बेस्ट फ्रेंड अब नहीं रही और इस गिल्ट में वो काफी ज्यादा दुखी होकर के वहाँ चिल्लाता है। और होना क्या था उसके अंदर रूथलेस एग्रेशन आ चुका था। वो एनआरई को ढूंढ के उसके पास आके कहता है कि मुझे तुम्हारी स्वॉर्ड चाहिए और वो भाई उससे स्वॉर्ड छीन करके भाई काफी रूथलेसली और गुस्से में काफी सारे ट्रूप्स को मार देता है। वहीं इधर याहीरो सारे मेंबर्स को बताता है कि याकुरा का गेम ओवर कैसे हुआ। जहाँ आगे वो लोग प्रोटैगनिस्ट को शांत करने की कोशिश करते हैं लेकिन वो काफी गुस्सा था सोटा के ऊपर क्योंकि उसका ऐसा मानना था कि उसी की बदौलत आज वो नहीं रही। आगे फिर याहीरो अपने शू को शांत करवाता है, उसको कहता है कि थोड़ा सा चुप रहे। जहाँ वो काफी गुस्से और दुखी मन से कहता है कि वही इकलौती थी जिसको मुझ पर भरोसा था और तभी गुस्से में फैसला कर लेता है कि ये ताकतवर लोगों को कमजोरों से अलग करेगा। तभी हम आर्गो और ओगिमो को देखते हैं जो कि हेलीकॉप्टर के इस्तेमाल से क्वारंटाइन एरिया के अंदर घुस चुके हैं। इन दोनों को ऐसे के फादर ने अपॉइंट करा ताकि वो इनकी बेटी को अच्छे से बचाकर अपने घर लेकर आए क्योंकि जबरदस्ती अपनी बेटी की शादी सरकार के किसी बड़े अफसर से कराना चाहते थे जो कि इस क्वारंटाइन सिचुएशन को खत्म करेगा। इधर आर्गो आती प्रोटैगनिस्ट के कुछ साथी के ऊपर अटैक करके उनसे दवाइयां छीन लेता है और उसकी टी शर्ट में रेबेल साइन देखते ही वो लोग फिर प्रोटैगनिस्ट को इस बारे में बताते हैं। अपना हीरो यहाँ पे बड़ा आदमी बन चुका है, ये यहाँ पे स्कूल का राजा बन चुका है और इसने सारे के सारे स्टूडेंट को उनकी ताकतों के बेसिस पे क्लासिफाई कर दिया है। तभी यहाँ पे प्रोटैगनिस्ट लड़की को आके इसके वॉइड के अंदर हाथ डाल के इसका वेपन लेता है और आर्गो कहता है कि इसको दूर ले जाओ। आगे चाहता था कि आर्गो उसके साथ एक जगह पर चले और वो उसको एक ऐसी जगह पे लेके जाता है जहाँ पे हादसे के दौरान समुद्र में एक शिप डूब चुकी थी जिसके अंदर काफी सारी सप्लाईज थी जिनको कलेक्ट करने का काम उनका था जो कि काफी लो लेवल के थे। वो लोग ऑलरेडी वायरस से इन्फेक्टेड हो चुके थे। तब इनको पता लगता है कि जो ऑक्सीजन सूडा को मिल रही थी वो फेल होने लगी है जिस वजह से सूडा जो है शिप के अंदर ही फंस चुका है। ये सुनते प्रोटैगनिस्ट कहता है कि मैं उसकी मदद जरूर करूंगा लेकिन अगर उसको खुद बाहर आना है तो उसको खुद की मदद खुद करनी पड़ेगी। ये सुनते आर्गो कहता है कि मैं खड़ा खड़ा यहाँ पे बैठ के तमाशा नहीं देख सकता तो जल्दी से इमरजेंसी पंप लोकेशन में जाता है। प्रोटैगनिस्ट उसको रोकता है और कहता है कि हमारा प्लान है कि हम क्वारंटीन एरिया से बाहर निकले, हमारे पास रिसोर्सेज काफी कम है, मैं नहीं चाहता कि मैं सारे रिसोर्सेज किसी लो रैंक लेवल के बच्चे पे अप्लाई करूं, इससे मेरा पूरा का पूरा प्लान खराब हो सकता है। आर्गो उसकी बात नहीं मानता तो सोच लेता है कि वो इसको अब जेल में बंद रखेगा। कुछ बाद ही अपना छोटा फाइनली बच के बाहर आ जाता है और उसको भी फिर जेल के अंदर डाल दिया जाता है। आगे सुगुमी का रोबोट उसके पास आकर किस चीज की जानकारी देता है। हमें बताया जाता है कि प्रोटैगनिस्ट ने जो है अपना पूरा बड़ा सा किंगडम बना दिया है जहाँ पे उसने पावरफुल वॉइड और कमजोर वॉइड वालों को अलग अलग रखा है। कुछ लोग उसकी बात निडर होकर मार रहे हैं तो कुछ लोग काफी डरे हुए हैं। वेल अगले सीन में हम लोग यूगो देखते हैं और हमें पता लगता है कि ये तो अभी भी जिंदा है जहाँ वो वही रिंग उठाता है जो कि उसने मानो को प्रपोज करने के लिए उठाई थी। ये तभी पुराना प्रेसिडेंट ऐसे से मिलने जाता है, अपनी बातों से उसको काफी अनकंफर्टेबल फील कराता है जिसकी रिप्लाई में वो अपना वेपन उसकी नेक पे रखती है। तभी सीन शिफ्ट होकर हम देखते हैं कि प्रोटैगनिस्ट इनोरी के साथ है। इनोरी उसके साथ बैठी हुई है लेकिन उसको काफी ज्यादा अजीब लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि इनोरी
अभी सारा का सारा काम अपने लिए कर रही है। तभी प्रोटैगनिस्ट को एक अलर्ट आता है, उसको पता लगता है कि आर्गो जेल से भाग गया है और ये सारे काम सुगुमी किया है जिसने उसको चाबी दी। इधर आर्गो अयासा के पास जाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसको अपना प्रोटैगनिस्ट वहीं रोक लेता है। उन दोनों की फिर वहाँ पे हैंड टू हैंड कॉम्बैट में फाइट शुरू होती है और फिर वो प्रोटैगनिस्ट को नीचे गिराने में सक्सेसफुल होता है। तभी अब प्रोटैगनिस्ट का बेस्ट फ्रेंड याहिरो आता है, जो आर्गो को कहता है कि अपने हथियार नीचे कर लो वरना तुम्हारे साथ बहुत गलत होने वाला है। वह इधर एक लड़की अपने वॉइड वेपन के साथ खड़ी हुई थी और ऊपर से उसके ऊपर जैसी लोहा गिरने वाला होता है अपना भाई उसको बचा लेता है, लेकिन वो रॉड उसकी वेपन पे गिर जाती है जिस वजह से वो भी एलिमिनेट हो जाती है। उस दिन हीरो को पता लगता है कि अगर किसी का भी वॉइड तबाह होता है तो वो भी उसके साथ चला जाता है। तभी याहिरो शू को समझाता है कि तुम्हारी दोस्त इसीलिए डिस्ट्रॉय नहीं हुई क्योंकि उसके ऊपर किसी मिलिट्री ने अटैक कर दिया। उसका मेन रीजन यही था कि उसका वॉइड भी तबाह हो चुका था जिस वजह से वो एलिमिनेट हो गई। इससे हीरो को पता चल जाता है कि ये किंगडम वॉइड क्लासिफिकेशन कितना ज्यादा बेकार है। याहिरो समझाता है कि हमारे पास यही ऑप्शन है, अगर हमने ये नहीं करा तो हम सब एलिमिनेट हो जाएंगे। हमारा मेन फोकस अपने प्लान में होना चाहिए कि कैसे हम ये एरिया छोड़ के आगे जाएं। आर्गो इसी बात को लेकर के शू के साथ बहस करता है, जिससे शू गुस्से में आकर के उसी का वॉइड निकाल के उसको वहीं एलिमिनेट करता है। आगे अपने प्रोटैगनिस्ट से छुपते हुए एनआरई के पास जाती है। वो देखती है कि एनआरई काफी अजीब बर्ताव कर रही है। उसके कुछ बाद हम केटो को देखते हैं, जो कि अपने टीचर के साथ मिलकर के एक ऐसे इंसान को रिवाइव करने वाला है जिसको हम तक गाय के नाम से जानते हैं। उसके बाद अपना प्रोटैगनिस्ट भी जगह में जाता है। वो देखता है कि कुछ बच्चे अपना काम ठीक से नहीं कर रहे और उनके पास जाकर के उनको धमकाते हुए कहता है कि अगर तुमने अपना काम ढंग से नहीं करा तो मैं तुम्हारा वॉइड डिस्ट्रॉय करके यहाँ से एलिमिनेट कर दूंगा। या हीरो कहते हैं कि भाई अगर तू ऐसी करता रहा तो ये लोग तेरे खिलाफ ही बगावत शुरू कर देंगे। हीरो को इस बात से फर्क नहीं पड़ता, उसको लगता है कि डिसिप्लिन अगर मेंटेन करना है तो उसको यही करना होगा। उसकी इन बातों से उसके दोस्त को यही लगता है कि कई लोग इसी के खिलाफ बगावत शुरू ना कर दे। वही इधर एंडी को वो वक्त याद आता है जिस वक्त में उसके पास अयासा आई थी। इधर अयासा भी एंडी का खौफनाक रूप देखकर काफी घबरा चुकी थी। वेल तभी उसको एक फोन कॉल आती है। उस फोन कॉल में पूरा बताती है कि एकेडमी का क्या हाल है, यहाँ पे क्या हो रहा है। तभी उसको ये सब करते हुए एक स्टूडेंट देख लेता है। वो उसको इस चीज के लिए मना करता है तो अरासी जो है वो उसके साथ थोड़ा फ्लर्ट करना शुरू करती है और बस होना क्या था, वो उसके खिलाफ जीत चुकी थी। उसका मैसेज सक्सेसफुली चारों तरफ फैल जाता है, जहाँ से सब लोगों को पता चल चुका था कि अगर आपका वॉइड डिस्ट्रॉय हो जाता है तो आप भी खत्म हो जाते हो। वही दूसरी ओर दुनिया भर के सारे देश ये फैसला कर लेते हैं कि जापान के खिलाफ हमें कुछ एक्शन लेना पड़ेगा क्योंकि इनका वायरस हमारे लिए काफी बड़ा डेंजर साबित हो सकता है। दूसरी तरफ याहिरो इस लड़की के पास जाता है। उसको कहीं ना कहीं पता था कि ये वॉइड वाली बात इसी ने फैलाई है। वो ये बात एक्सेप्ट करती है और कहती है कि तुम्हें अपने आसपास के लोगों से थोड़ा संभल के रहना पड़ेगा और अपना हाथ दिखा के बताती है कि कैसे एंडी ने उसके ऊपर एक जानलेवा अटैक करने की कोशिश करी। वेल इधर हम लोग देखते हैं कि एंडी अपने हीरो के साथ बैठ करके इस इंसिडेंट के बारे में पूरी बात करती है और वो बताती है कि आजकल वो खुद ही के होश में नहीं है। उसको ऐसा लग रहा है कि उसकी बॉडी को कोई कंट्रोल कर रहा है। प्रोटैगनिस्ट कहता है कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारी हेल्प और प्रोटेक्शन मेरी जिम्मेदारी है। तभी हीरो का बेस्ट फ्रेंड याहिरो आता है। वो इस बारे में बात करते हुए कहता है कि एंडी को इसके खिलाफ सजा मिलनी चाहिए। हीरो इसको डिफेंड करते हुए कहता है कि इसकी कोई गलती नहीं है, उल्टा तुम ही इन्हें काफी सारे रूमर्स फैलाए हैं। वो भी वहाँ से स्वॉर्ड निकाल के कहता है कि या तो मुझसे लड़ो वरना फिर तुम्हारा खात्मा तय है। इसका दोस्त इसकी बात सुनकर वहाँ से चला जाता है, जिस गुस्से में अपने दोस्त को सबसे नीचे लेवल की रैंक दे देता है। इधर हम इसी बंदे को देखते हुए हमें पता चल जाता है कि इसने इस लड़की के साथ कुछ मौज मस्ती करी है, जहाँ इस लड़के का काम है कि इस डील के तहत ये इस लड़की को इस एरिया के बाहर निकलवाएगा। जहाँ तभी ये इस लड़की को एग्जैक्ट डेट और टाइम देता है जिस वक्त इसको यहाँ से निकलना होगा और ये लड़की फैसला कर लेती है कि इस इन्फॉर्मेशन की मदद से अपने प्रोटैगनिस्ट को पावर से हटाएगी। कुछ वक्त बाद इन लोगों का क्वारंटाइन एरिया से निकलने का वक्त आ चुका था, जहाँ पे सारे के सारे स्टूडेंट उस दीवार के करीब चले आते हैं। इधर ये कैंडो भी ये सारी चीजें ध्यान से देख रहा था और उसने सोच लिया था कि ये प्रोटैगनिस्ट के ऊपर अटैक करेगा। वेल आगे इधर अपना प्रोटैगनिस्ट अपने दोस्तों के साथ इस एरिया में पहुंच चुका था जहाँ पे पहले लड़ाई हुई थी। इधर वो लोग देखते हैं कि सामने से मिलिट्री की गाड़ियां भी आ रही है और तभी यहाँ पे बहुत बड़ी बैटल शुरू होती है, जहाँ पे डोन्स जो है काफी सारे स्टूडेंट्स को एलिमिनेट करते हैं। ये एक तरीका डिस्ट्रैक्शन था जिसके थ्रू अपना प्रोटैगनिस्ट एंडी की स्वॉर्ड लेकर के एक ही अटैक में काफी सारे मेका ट्रूप्स को बर्बाद कर देता है। और इनका प्लान यही है कि ये लोग उस कंट्रोल टावर पर जाएंगे जहाँ से सारे रोबोट्स को कंट्रोल किया जा रहा है, जहाँ अपने एक ही अटैक से भाई उस टावर को गिरा करके उस कंट्रोल सेंटर को वही बंद करता है। इससे होता क्या कि उसके साथ ही जितने भी रोबोट से लड़ रहे थे वो रोबोट वहीं स्विच ऑफ हो जाते हैं। इससे इन सभी को एक रास्ता मिल जाता है कि ये लोग इस क्वारंटाइन एरिया को छोड़ करके आगे बढ़े। और तभी यहाँ से इन लोगों का प्लान शुरू हो जाता है, जहाँ पुरानी प्रेसिडेंट के कहने पर ही सबके सब अपने प्रोटैगनिस्ट के ऊपर ही चढ़ जाते हैं और एंड्री को उससे अलग करते हैं। तभी उसी के साथ के लोग उसको धक्का मारते हुए कहते हैं कि तुमने हमारा बस इस्तेमाल ही करा है। एंड्री जैसी उसको बचाने के लिए आती है भाई, उस पर भी अटैक कर दिया जाता है और तभी अचानक से काफी सारे मिलिट्री रोबोट्स वहाँ पे आते हैं और पता चलता है कि इसके पीछे और कोई नहीं गाय ही था, जिसको मिलिट्री वालों ने बचा लिया और अब वो काफी अलग इंसान है। तभी गाय शू के पास आकर उसके हाथ को डैमेज करता है और फिर वही प्रोटैगनिस्ट से उसकी की और उसकी पावर्स ले लेता है और उसके बाद उसको ऐसी घटिया हालत में छोड़कर चला जाता है। दूसरी ओर पूरी दुनिया के वर्ल्ड लीडर्स ने डिसाइड कर लिया था कि हमें जापान और उसके बनाए गए वायरस को एलिमिनेट करना होगा, जिसके लिए हमें पूरे जापान को डिस्ट्रॉय करना होगा। जहाँ तभी सारे वर्ल्ड लीडर्स अपने अपने फाइटर जेट्स और बॉम्बर्स को जापान की ओर भेजते हैं ताकि लोग केमिकल बॉम्बर्स की मदद से इस सिटी को पूरा डिस्ट्रॉय कर सके। वह ये सब देख करके फिर गाय की पावर की मदद से उसके सारे के सारे स्टूडेंट्स की वॉइड को छीनता है और उसके बाद वो एक ऐसी मिसाइल बनाता है जो कि इन सारे वेपन्स को न्यूट्रलाइज करती है। ये जो वेपन था जेट पे जाके लग जाता है, जो कि जेट को भी डिस्ट्रॉय करता है, इस वेपन को भी, जिस वजह से काफी सारी
सारे बच्चों के वॉइड तबाह हो जाते हैं और वो लोग भी एक एक करके गायब होने लगे थे। इधर अयासी और बाकी लोग गाय को समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनको पता चल जाता है कि वो इंसान नहीं रहा है जो इंसान इनके साथ पहले था। और इधर गाय इन लोगों को कहता है कि तुम्हें मेरे साथ जुड़ना होगा, अगर तुमने ऐसा नहीं करा तो मैं तुम्हें भी डिस्ट्रॉय कर दूंगा। ये देखती जो यान था वो डिसाइड कर लेता है कि वो अब गाय को ज्यादा बचाएगा नहीं और सुगुमी और बाकी लोगों की यहाँ से निकलने में मदद करेगा। वो अपने आसपास के सारे मेका रोबोट्स को भी डिस्ट्रॉय करता है और डायरेक्टली गाय की ओर बढ़ता है, लेकिन गाय के सपोर्ट में बाकी रोबोट्स आ जाते हैं जो कि यान को ही हरा देते हैं। इधर हम लोग देखते हैं कि अयासा जो है गाय को बचाती है और हमें पता लगता है कि अयासा ने ही काफी सारी इन्फॉर्मेशन लीक करी थी, जिससे इन लोगों को पता चल गया था कि स्टूडेंट्स कहाँ पर छुपे हैं। वहीं इधर गाय बाकी देशों के जितने भी जेट्स थे उन सभी को डिस्ट्रॉय कर देता है और पूरे वर्ल्ड वाइड नेशन को एक वार्निंग देते हुए कहता है कि अगर तुम में से किसी ने भी जापान पे अटैक करा था तुम्हारा अंजाम काफी गलत होगा। वहीं इधर दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि जापान की सारी मिलिट्री एनोरी और अपने प्रोटैगनिस्ट को ढूंढ रही होती है। इधर गाय का यही प्लान है कि एनोरी को ढूंढ करके उसकी बॉडी के अंदर माना की आत्मा ला सके और यू से उसकी शादी करवा सके। इधर में पता चलता है कि अपने प्रोटैगनिस्ट शू की मॉम ने भी मिलिट्री वालों के साथ कुछ बातें करी है ताकि वो उनके बेटे को थोड़ा छोड़ दे। वेल आगे तभी हम देखते हैं कि एनोरी ने अपने प्रोटैगनिस्ट को ढूंढ लिया है। वो उसको खाना खिलाने की कोशिश करती है, लेकिन वो इतना ज्यादा डिस्टर्ब था कि कुछ कर नहीं पाता। तभी हम देखते हैं कि कुछ सोल्जर्स का ग्रुप उनके पास आता है और फिर प्रोटैगनिस्ट और एनोरी को ढूंढ के उन पे अटैक करना शुरू करता है। इधर देखते हैं कि अयासा जगह जगह अटैक कर ही रही थी कि तभी उनके सामने से काफी प्रीमियम महंगी गाड़ी आती है। उसमें से एक बूढ़ा आदमी बाहर आता है जो कि अयासा का डैड था और वो उस पर गुस्सा था क्योंकि उसने गाय की मदद करी। वो उसको समझाते हैं कि तुमने जिसकी मदद करी, तुम जिसके प्यार में पड़ी हो, वो एक्चुअली में वो गाय नहीं रहा है। और फिर अपनी बेटी के पास जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसी गलत कदम उठाने की। लेकिन तभी हम देखते हैं कि भाई अयासा ने अपने ही डैड को शूट कर दिया। आगे हम एनोरी को देखते हैं जिसके आसपास चारों तरफ से लोगों ने उसको घेर लिया होता है। वो उसको पकड़ने वाले होते हैं कि तभी वो अपना कंट्रोल खो बैठती है और जैसे उसकी आंख खुलती है वो दिखती है उसने सबको हरा दिया है। ये देखकर वो काफी घबराते हुए वहां से भाग जाती है। इधर हम अपना प्रोटैगनिस्ट को सुनसान जगह पे बैठा हुआ देखते हैं जहाँ वो अपने दोस्तों की पुरानी यादें देख रहा था। तभी वो दिखता है कि एनोरी भागती उसके पास आती है। वो आती उससे गले मिलती है और वहाँ रोने लगती है। आगे जब एनोरी खा रही होती है तभी उसको माना की झलक दिखाई देती है और तब हमें पता चलता है कि एनोरी के साथ जो भी कुछ गलत हो रहा है, उसका वियर्ड बिहेवियर हो रहा है, वो सब का सब माना की बदौलत ही हो रहा है। जहाँ माना इसको बताती है कि बहुत जल्द वो इसकी बॉडी का कंट्रोल ले लेगी और ये लेते ही वो सबसे पहला काम जो करेगी वो होगा कि वो शू को एलिमिनेट करेगी। ये सुनते उसके दिमाग में एक ही रास्ता बचता है कि अगर उसको प्रोटैगनिस्ट को बचाना है तो उसको ना चाहते हुए भी उससे दूर भागना होगा। आगे इधर वो फिर अपने प्रोटैगनिस्ट के पास जाती है, उसको बहुत ज्यादा एनकरेजिंग शब्द कह करके अपने मैजिक से उसको सुला देती है ताकि उसके पीछे ना आए और फिर सीधा वो मिलिट्री के ट्रूप्स के पास जा करके अपने अल्टीमेट पावरफुल मोड में ऑन होकर के भाई उनसे लड़ती है। इधर एनोरी को खुद नहीं पता था कि वो क्या कर रही है, उसको बस एक ही पता था कि उसके अंदर अपने प्रोटैगनिस्ट के जो फीलिंग्स है वो रियल है। और फिर होना कहता है लड़ाई के दौरान ही गाय का एक एरो जाता है जो कि उसको पकड़ लेता है। इधर प्रोटैगनिस्ट की नींद खुलती है, उसको रियलाइज होता है कि एनोरी तो यहाँ से चली गई। वह इधर हारुका सोचती है कि अगर उसको केडो के प्लान को डिस्ट्रॉय करना होगा तो उसको खुद ही वहीं जा करके माना डिस्ट्रॉय करना होगा। तो जैसी वहां पे जाती है वो रियलाइज करती है कि माना तो यहाँ पे है ही नहीं, कि तभी उसके सामने केडो आता है। वो उसको बताता है कि माना तो शुरुआत से कभी यहाँ पे था ही नहीं और यही हमारे प्लान का हिस्सा था। आगे बताता है कि कैसे वही रीजन है कि अपने प्रोटैगनिस्ट के फादर एलिमिनेट हुए थे। आगे इधर अयासा बाकी सोल्जर्स के साथ जो है इधर उधर की निगरानी कर रही थी कि तभी उसके पीछे अपना प्रोटैगनिस्ट आता है। वो उसके पास आके काफी गुस्सा आवाज में कहता है कि एनोरी की लोकेशन बताओ। तभी बाकी सोल्जर्स के साथ अयासा को एक अनाउंसमेंट आती है जिसमें बताया जाता है कि शू की जो मॉम है हमारी काफी कीमती चीजें और डॉक्यूमेंट्स लेकर के यहाँ से भाग चुकी है। इधर प्रोटैगनिस्ट और इसके बीच में डील होती है जो अपना हीरो बताता है कि ठीक है मैं बता दूंगा कि मेरी मॉम कहाँ पर है, लेकिन बदले में तुम मुझे एनोरी की लोकेशन दोगी। आगे हमें पता लगता है कि प्रोटैगनिस्ट की मम्मी उसी के डैड के किसी पुराने मेंशन में गई है जिसकी रखवाली कराची नाम की लड़की कर रही थी। आगे कराची उसको स्टोरी बताती है कैसे तुम्हारे हस्बैंड पे अटैक हुआ और वो लोग नहीं रहे। वही प्रोटैगनिस्ट की मॉम भी उसको पूरा का पूरा इंसिडेंट बताती है। ये सुनकर कराची थोड़ा सैड हो जाती है क्योंकि माना एक्चुअली में इसकी बेटी है। और फिर हमें एक्चुअली में पता चलता है कि अपना जो प्रोटैगनिस्ट है इसकी मॉम वैसे इसकी सौतेली माँ है और उसके डैड के गुजर जाने के बाद इसने फैसला करा कि वो अपने प्रोटैगनिस्ट को खुद पालेगी। आगे इधर मोकोटो जो है फैसला करता है कि वो प्रोटैगनिस्ट की मॉम को ढूंढेगा और उसको समहाउ उनकी लोकेशन पता चल जाती है। तो आगे इनकी मेंशन में पहुंचते हैं। ये लोग पहले से प्रिटेंड करते हैं कि लोग वैक्सीन वाले हैं, लेकिन जैसे कराची के लोग दरवाजा खोलते हैं तो आम लोग के बीच में मोकोटो के सोल्जर्स आकर के अटैक शुरू करते हैं। आगे सोल्जर्स फिर कराची और प्रोटैगनिस्ट की मॉम की हेल्प करते हैं ताकि वो यहाँ से भाग पाए और ये लोग डिसाइड करते हैं कि ये लोग अब किसी और ग्रुप से मदद मांगेंगे। आगे तो प्रोटैगनिस्ट की मम्मी उनको बताती है कि उन्होंने वॉइड जेनोमो चोरी किया है जिसके अंदर की पावर है। आगे लोग अयासी और आर्गो के साथ मिलते हैं। इधर तभी अपने हीरो की मॉम इस चीज के बारे में बताती है कि ये की एक ऐसी की है जिसके अंदर गॉड लेवल पावर्स हैं, लेकिन कोई भी एरा गैरा इसको आसानी से यूज नहीं कर सकता। अगर किसी ने इसको ऐसे यूज करा तो वो डिस्ट्रॉय भी हो सकता है। तो इसको सिर्फ शू यूज करेगा क्योंकि उसने ऑलरेडी इससे पहले भी की यूज करी हुई है। इधर तभी हम लोग देखते हैं कि मोकोटो और उनका पूरा ग्रुप इन पर अटैक खोल देता है, जिसको दूर से अपना प्रोटैगनिस्ट देख लेता है तो गाड़ी से उतर जाता है। आगे से भी लोग बच करके आगे भाग रहे थे क्योंकि इनके पास कोई रास्ता बचा नहीं था। तो फिर ये लोग डिसाइड करते हैं कि इन लोगों को अब की को यूज करना ही होगा। तभी इनके सामने मोकोटो आता है जो कि अपना असली प्लान बताता है। वो बताता है कि आखिरी की सिर्फ मेरे लिए थी और मैं ही इसको इस्तेमाल करने वाला था। आगे ये लोग फिर मोकोटो से उस डिवाइस को बचाने की कोशिश करते हैं और जैसे ही लोग की को पकड़ने वाले थे तभी मोकोटो उसको दूर फेंक देता है और सीधा लैंड होकर के अपने
प्रोटैगनिस्ट के पैरों में आ गिरती है। इधर सारे लोग इंक्लूडिंग अपने प्रोटैगनिस्ट की मॉम इसको कहती है कि तुम इसको यूज मत करना वरना तुम एलिमिनेट हो सकते हो। प्रोटैगनिस्ट को सारी बातें बताती है तो अपनी मॉम को आई लव यू बोल करके इसको इंजेक्ट कर लेता है और तभी हम देखते हैं कि अपने प्रोटैगनिस्ट का न्यू वॉइड खुल चुका है और इसकी जो अल्टीमेट पावर है वो उसी का वो हाथ है जो कट चुका था, जो कि काफी स्टील और डायमंड से बना हुआ है जिसमें ग्रीन रंग की वेन्स हैं। इसकी पावर यही है कि दूसरों के वॉइड को थोड़ा मैनिपुलेट कर सकता है। आगे वो फिर भाई अपने एक ही ब्लो में काफी सारे ट्रूप्स को हराता है। जहाँ चाहता था कि उसके आसपास के लोग भी उसको अपना वॉइड दे। इधर ये अपने साथियों को मोगोटो से भी बचाता है। उसके पास एक और नई पावर थी कि किसी से भी वायरस एब्जॉर्व कर सकता था। आगे इस सबकी जानकारी अपना गाय जो है केडो को देता है, जहाँ केडो बताता है कि अभी हमारा मेन फोकस शू नहीं, हमारा मेन फोकस होना चाहिए एनोरी की बॉडी के ऊपर जो कि बहुत जल्दी माना एब्जॉर्व कर लेगी। खैर उसके कुछ ही वक्त बाद गाय पूरी दुनिया के लोगों को एक मैसेज देता है जिसमें वो कहता है कि उसने काफी सारे लोगों को बोला भी कि जापान पे अटैक ना करे, उसके बाद भी पूरे वर्ल्ड ने उन पर अटैक करा तो उसने सोच लिया है कि वो आने वाले कुछ ही दिनों के अंदर पूरी इंसानियत खत्म कर देगा और इसकी वो तारीख इन सभी को बताएगा। ये सुनते प्रोटैगनिस्ट और बाकी लोग ये डिसाइड कर लेते हैं कि इन लोगों को कैसे न कैसे करके गाय को रोकना ही होगा। आगे तभी इनकी टीम की तरफ शुभांगी आता है। वो आग करके प्रोटैगनिस्ट को समझाता है कि गाय का प्लान ये है कि वो चारों तरफ वायरस फैला दे और सारी इंसानियत डिस्ट्रॉय कर दे। आगे तभी शुभांगी अपने प्रोटैगनिस्ट को उसकी डैड की डायरी देता है। वो कहता है कि गाय ने मुझे तुम्हें देने को बोली है और कहा है कि इसे तुम्हें पढ़ना होगा ताकि तुम समझ पाओ। इधर केडो याद करता है कैसे प्रोटैगनिस्ट के डैड और वो लोग कॉलेज में पहली बार मिले। केडो बताता है कि वो काफी शांत इंट्रोवर्ट टाइप का बंदा था, लेकिन दूसरी तरफ प्रोटैगनिस्ट के जो डैड थे वो काफी मौज मस्ती खोर आदमी थे। उनको केडो की रिसर्च काफी ज्यादा पसंद आती थी और काफी खुश होते थे केडो की रिसर्च से। एक दिन वो इसी रिसर्च को लेकर के अपनी लैब में जा रहे थे तो वो देखते हैं कि प्रोटैगनिस्ट के डैड उसकी रियल मॉम के साथ कुछ कर रहे थे और फिर आगे उन लोगों की शादी हो गई और वो लोग एक ऐसी जगह गए जहाँ पे एक मीटरॉइड ने अटैक कर दिया और इस मीटरॉइड को पहली बार माना नाम की एक बच्ची ने देखा था। और तभी हमें यू भी दिखाया गया। यू यहाँ पे इसलिए आया था ताकि पूरी ह्यूमैनिटी को डिस्ट्रॉय करके माना फैला सके। उस मीटरॉइड की वजह से अपने प्रोटैगनिस्ट की मॉम के ऊपर वायरस फैल चुका था और उसने वेट करा जब तक अपना प्रोटैगनिस्ट पैदा नहीं हुआ, क्योंकि उसके होते ही उसकी मॉम भी फिर चल बसी और इस तरीके से अपना प्रोटैगनिस्ट जन्म से ही चोजन वन है। उसके बाद अपने प्रोटैगनिस्ट के डैड को इनका आइडिया बिल्कुल पसंद नहीं आता, लेकिन केडो को उसका आइडिया पसंद था। तो यू और केडो मिलकर के जगह जगह बच्चों के ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं ताकि इनको पता लग सके कि कौन सा बच्चा माना को कंट्रोल कर सकता है। और वो सिर्फ एक ही बच्चा कर पाया था जो था गाय, और गाय ही जो है दोस्तों वहां से कूद गया था जहाँ समुद्र किनारे अपने प्रोटैगनिस्ट और माना ने उसको ढूंढा था। वेल प्रेजेंट सीन में अपने प्रोटैगनिस्ट की जो सौतेली माँ है वो उसके ऊपर रिसर्च कर रही है और तभी उसको दिन याद आते हैं कि कैसे वो उसके डैड से मिली। जहाँ बताती है कि अपने प्रोटैगनिस्ट की डैड की हार्ड वर्किंग और रिसर्च को देखकर वो उनकी दीवानी हो चुकी थी और आगे उन्होंने सोच लिया था कि वो इन्हीं से शादी करेगी। समय के साथ चीजें काफी अच्छी चल रही थी कि तभी एपोकलिप्स वायरस यहाँ आ जाता है। उस दिन अपने प्रोटैगनिस्ट की मॉम माना की शादी थी और वो लोग प्रोटैगनिस्ट के डैड का इंतजार कर रहे थे। वहीं दूसरी ओर केंडो जो है प्रोटैगनिस्ट के डैड की डायरी ढूंढ लेता है जहाँ पे रिसर्च में बताया गया था कि वॉइड जेनेमो नाम का की है जो कि एपोकलिप्स वायरस को रोक सकता है। तभी यहाँ पे प्रोटैगनिस्ट का डैड आ जाता है। बेसिकली यहाँ पे केंडो चाहता था कि प्रोटैगनिस्ट का डैड उनकी रिसर्च उनको दे दे, जहाँ प्रोटैगनिस्ट का डैड मना करता है। वो चाहता था कि वो अपनी रिसर्च किसी को ना दे। इसके बीच में इन लोगों की बहस होती है जहाँ आखिर में केंडो उस पर अटैक कर देता है। आगे उस वक्त प्रोटैगनिस्ट की मॉम रियलाइज करती है कि यार मेरा हस्बैंड इतना टाइम क्यों लगा रहा है, और जैसी वो देखती है कि उनके हस्बैंड एलिमिनेट हो चुके हैं। और वहीं दूसरी तरफ अपने प्रोटैगनिस्ट ने जब माना को रिजेक्ट कर दिया था उसने काफी गुस्से में चारों तरफ वायरस फैला दिया। इधर करंट सीन में प्रोटैगनिस्ट की मॉम कहती है कि अगर तुम लगातार लोगों से वायरस लेते रहे तो तुम ही इसमें बर्बाद हो जाओगे। आगे ये भी बताती है कि एनोरी को बचाने में अब कोई फायदा नहीं है क्योंकि अब तक पूरी बॉडी उसकी कवर अप हो चुकी होगी। अब बहुत जल्दी माना उसकी बॉडी को टेक ओवर कर लेगा। हीरो कहता है कि चाहे कुछ हो जाए, चाहे कितनी भी बड़ी कुर्बानी क्यों ना देनी पड़े, मैं एनोरी को बचा के रहूंगा। और ये सुन के उसकी मॉम उससे गले मिलती है। आगे तभी वहाँ पे हमें बताया जाता है कि हेलीकॉप्टर आ चुका है और शू जाने से पहले अपने सभी दोस्तों को कहता है कि मुझसे अपने वॉइड ले लो क्योंकि अगर मैं डिस्ट्रॉय हो गया तो तुम भी डिस्ट्रॉय हो जाओगे। उसका बेस्ट फ्रेंड कहता है कि तू पागल हो गया है क्या, मैंने तुझे इसलिए दिया था कि तू खुद लड़ सके। हम तेरे साथ मिशन में नहीं है लेकिन इनडायरेक्टली तेरे से जुड़े हुए हैं। अगर हमारे वॉइड की मदद से तू जीत जाता है तो हम भी जीत गए। आगे फिर उसके सारे दोस्त उसके साथ मिलते हैं और काफी ज्यादा इमोशनल मोमेंट हो चुका था और आखिर में हेलीकॉप्टर फिर अपने प्रोटैगनिस्ट को लेकर चला आता है। आगे इधर गाय को इन्फॉर्मेशन मिलती है कि अमेरिका जो है बहुत जल्द काफी सारी आर्मी के साथ उनके ऊपर अटैक करने वाला है और अपना प्रोटैगनिस्ट उनको ज्वाइन करेगा। आगे हम देखते हैं कि यूएस मिलिट्री आ चुकी है और लगातार फायर और अटैक शुरू करती है, जिसे देख करके अपना गाय जो अपने दोस्तों के वॉइड का इस्तेमाल करके एक ही अटैक में भाई सब चीजों को डिस्ट्रॉय करता है। इधर अपना प्रोटैगनिस्ट अपने बाकी साथियों के साथ जो है अंदर घुस चुका था, यानी ये देख करके उनके ऊपर अटैक करता है और हमें पता लगता है कि ये तो बस छलावा था और प्रोटैगनिस्ट अपने बाकी दोस्तों के साथ मेन एंट्रेंस में जा चुका है। वहीं दूसरी तरफ सुगुमी अपने हैकिंग स्किल्स का इस्तेमाल करती है जिस वजह से इनकी तरफ कोई अलार्म भी नहीं बजता और कोई भी ट्रूप इन पर अटैक नहीं करता। आगे लोग अंदर घुसते हैं, प्रोटैगनिस्ट इन लोगों से अलग हो जाता है ताकि वो एनोरी को जाकर के बचा सके। दूसरी ओर हम लोग देखते हैं कि एनोरी अपनी सारी याददाश्त भूल चुकी है। वहीं इधर एनोरी अपने गाय को बताती है कि वो काफी ज्यादा शुक्रगुजार है उस चीज की कि कैसे गाय ने इसको लैब से निकाला जहाँ पे बनी थी और जिस बदौलत अपने प्रोटैगनिस्ट से मिल पाई। इधर गाय को समझ नहीं आता कि इसने अपने प्रोटैगनिस्ट में ऐसा क्या देख लिया, जहाँ तभी वो कहती है कि उसने मुझे चीज दिखाई कैसे जिंदगी
जिंदगी काफी खूबसूरत और बुरी हो सकती है। इंसान की स्ट्रगल और फेलियर भी चलते रहते हैं और यही इंसान को एक असली नेचर देता है। भले उसका जन्म माना कि एक बॉटल की तरह हुआ हो, लेकिन वो दिल से अपने प्रोटैगनिस्ट से बहुत प्यार करने लगी है। वहीं इधर गाय फिर जो अपनी पावर की मदद से उसको क्रिस्टलाइज करना शुरू कर देता है और जब तक क्रिस्टल उसकी बॉडी को पूरा कंज्यूम कर पाता है, आखिरी कुछ पलों में एक गाना गाती है जो कि अपने प्रोटैगनिस्ट के लिए गाया करती थी। इधर प्रोटैगनिस्ट गाना सुन के पता कर लेता है कि भाई वो कहाँ पर है, लेकिन तभी मिलिट्री के सामने यू आ जाता है। ये लोग कोशिश करते हैं लेकिन वो यू को हरा नहीं पाते। जहाँ तभी यू जो है अपने प्रोटैगनिस्ट को उसके मिलिट्री साथियों से अलग कर देता है। शू तभी से पूछते हैं कि तुम हो कौन और तुम्हारा यहाँ पे काम क्या है। शू कहता है कि वो एक एलियन है जो कि इस दुनिया में आया है ताकि वो नई स्पीशीज का निर्माण करके एक नई दुनिया बना सके और वो बस यही चाहता है कि अपना प्रोटैगनिस्ट माना के साथ मिलकर के इस नई दुनिया का निर्माण करे। अपना हीरो मना करता है जिसके चलते इन दोनों की फाइट यहाँ पे शुरू हो जाती है। इधर लड़ाई के दौरान यू जो है अपने प्रोटैगनिस्ट के पैर को क्रिस्टलाइज करने की कोशिश करता है, लेकिन हीरो डॉज करके उसके ऊपर अटैक करके उसको नीचे गिराता है और आखिर में अपना भाई अपनी पावरफुल अटैक से भाई उसके ऊपर इतना स्ट्रॉन्ग हमला करता है जिससे बचने के लिए यू अपने सारे फॉलोअर्स की वॉइड का इस्तेमाल करता है और वो भी उसके काम नहीं आते और आखिर में यू हार जाता है और वो वहाँ से गायब हो जाता है। इधर हीरो भागते फिर गाय के पास आता है और उसको पता लगता है कि उसने काफी देरी कर दी और वायरस वापस से इस दुनिया में अब आने ही वाला है। वहीं जैसी एनोरी की आंख खुलती है, भागते अपने प्रोटैगनिस्ट से गले मिलती है और हमें पता लगता है कि यहाँ पे माना आ चुकी है और वो एनोरी को गाली देती है कि वो एकदम शैतान थी। ये सुनते हीरो गुस्से में उसको धक्का देते हुए कहता है कि एनोरी शैतान नहीं थी, शैतान तुम हो। ये देखकर जैसी उसको मारने वाली थी कि तभी गाय आकर उसको रोकता है और गाय तभी उसकी बॉडी का यूज करके एक पावरफुल टूल उसकी बॉडी में से निकाल लेता है। इधर तभी माना कहती है कि वो कभी भी अपने प्रोटैगनिस्ट को माफ नहीं करेगी क्योंकि उसने उसको रिजेक्ट करा है और फिर गुस्से में अपनी स्ट्रॉन्ग एनर्जी रिलीज करती है जिसके चलते सारे मेगा ट्यूब शट डाउन हो जाते हैं और चारों तरफ इस रेस से लोगों के अंदर वायरस आना शुरू हो जाता है। सैकड़ों की तादाद में लोग क्रिस्टल में बदल करके डिस्ट्रॉय होते जा रहे थे और गाय प्रोटैगनिस्ट को देख के कहता है कि यही असली महामारी है, यही असली एपोकलिप्टो है और अपनी ब्लेड से हीरो पे इतना अटैक करता है कि हीरो खुद को संभाल नहीं पाता। दूसरी इधर प्रोटैगनिस्ट की मॉम आ चुकी थी और केडो के ऊपर गन रख करके कहती है कि मेरा काम करो। दूसरे प्रोटैगनिस्ट ऑलमोस्ट हार जाता है और केडो उसको खत्म करने ही वाला था, लेकिन तभी उसको एनरी की आवाज आती है। ये आवाज उसी क्रिस्टल से आ रही थी जो कि वहाँ पे एनरी ने छोड़ दिया था। ये फ्लावर उसको कहता है कि तुम्हें हार नहीं माननी है, तुम्हें लड़ते रहना है, तुम्हें जीतना ही होगा। आगे क्रिस्टल अपने प्रोटैगनिस्ट से जुड़ता है और ऊपर जो रोशनी जाकर के लोगों पे वायरस फैला रही थी वो वायरस वहीं रुक जाता है। वहीं दूसरी अपना प्रोटैगनिस्ट एनोरी की स्वॉर्ड को समन करता है और फिर अपनी पूरी ताकत से गाय के ऊपर अटैक करता है। आगे इधर ये लोग सुगुमी की मदद से यान को भी हरा देते हैं। दूसरे अपना प्रोटैगनिस्ट एनोरी की याद और उसकी तलवार से सीधा गाय के ऊपर अटैक करता है और गाय को हराता है, जिससे गाय वहीं हार जाता है और माना भी कमजोर पड़ चुकी थी। आगे इधर वो उसको एक अलग डायमेंशन में लेके जाता है जहाँ हमें रियल गाय मिलता है। वो गाय बताता है कि ये दुनिया यू ने बनाई हुई है और वो यहाँ पे इसको इसलिए लेके आया ताकि उसको पता सके कि वो माना से बहुत प्यार करता था और गायब होने से पहले अपने प्रोटैगनिस्ट से भीख मांगते कहता है कि प्लीज एनोरी को बचा करके माना को मुक्ति दे दे। इधर फिर अपना प्रोटैगनिस्ट देखता है कि फाइनली एनोरी ने अपनी बॉडी पा लिया है, लेकिन वायरस ने उसको पूरी तरीके से कंट्रोल में रखा हुआ है। इधर अपने प्रोटैगनिस्ट को गाय की भी की मिल चुकी थी, उसके पास खुद की भी की थी, तो वो उन दोनों कंबाइन करके सोच लेता है कि आसपास के जितने वायरस है वो उन सभी को खुद ही एब्जॉर्ब कर लेगा। और ऐसा ही होता है, जितने भी लोग होते हैं, जितने लोगों की वॉइड में वायरस लगा होता है सारे अपने प्रोटैगनिस्ट की ओर आते हैं। उसके दोस्तों के बात पता चल चुकी थी और वही बिल्डिंग टूटने वाली थी, तो सभी लोग इस बिल्डिंग को छोड़ के भागते हैं। आगे इधर अपना भाई सारे के सारे वायरसेस को एब्जॉर्ब कर रहा होता है जब तक उसकी पूरी बॉडी क्रिस्टल की ना बन जाए जैसे एनोरी की रखी है। तभी एनोरी उसके पास आती है और वो उसको वही धागा देती है जिससे वो लोग कैट्स कडल खेला करते थे। आगे पूरी की पूरी बिल्डिंग डिस्ट्रॉय हो जाती है। अपने प्रोटैगनिस्ट के दोस्तों को लगता है कि वो भी इस हादसे में डिस्ट्रॉय हो गया और वो लोग इस चीज के लिए खुद ही को ब्लेम करते हैं कि उन्हीं की वजह से सब हुआ। काश ये लोग और पावरफुल होते तो अपने प्रोटैगनिस्ट को बचा पाते। उसके बाद कहानी 5 साल बाद जाती है जहाँ उसके सारे के सारे दोस्त बैठ के डिनर कर रहे होते हैं और तभी उनको दिखता है कि अपना प्रोटैगनिस्ट भी यहाँ पे आ चुका है और वो हैरान थे कि अपना प्रोटैगनिस्ट जिंदा है। लेकिन दोस्तों कहानी में ये बताती है कि अपना प्रोटैगनिस्ट अपनी आंखें खो बैठा है और हमेशा बेंच पे आकर के बैठ करके एनोरी का ही वो गाना सुनता रहता है। तो वेल इसी की तरह ये रोमांटिक प्यार भरा एनीमे ऐसी खत्म होता है। बाकी अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट में अपने ओपिनियन जरूर बताना और ऐसी अमेजिंग एनीमे वीडियोस के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना। तो चलो फिर अगली वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय।